हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम डीबीटी बेट जेआरएफ ईयर 2021 से रिलेटेड जो हमारा सेक्शन बी रहेगा उसको हम आज के लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे। उसके अलावा जो हमारा ईयर 2021 से रिलेटेड जो हमारा सेक्शन ए है वो हमने ऑलरेडी अपनी लेक्चर सीरीज के अंदर डिस्कस किया हुआ है। उसके अलावा ईयर 2022 और ईयर 2023 से रिलेटेड जो हमारा डीबीटी बेट जेआरएफ का क्वेश्चन पेपर है उसको भी हमने अपनी लेक्चर सीरीज के अंदर ऑलरेडी कंप्लीट वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो अगर उनसे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे उस लेक्चर सीरीज से थ्रू अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे जो हमारा ये 2021 से रिलेटेड जो हमारा बी सेक्शन है और उसके जो इनिशियल यहाँ पे 50 क्वेश्चंस है, क्योंकि आपको पता है कि बी सेक्शन के अंदर हमारे टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे। तो उसके जो इनिशियल यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चंस है उनको हम आज के लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करके चलते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, डीएनए एप्लीकेशन रिक्वायर टीएनए topoisomerase to remove the supercoiling of DNA that accumulate at the end of a growing replication fork. You wish to perform a PCR amplification of a gene that has been provided to you in a 6 kb plasmid vector. Why will you not use topoisomerase in your PCR reaction mix? अब यहाँ पे क्या है कि हमें बताया गया है कि जो हमारी डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे एक डीएनए टोपोइसोमरेज नाम का एक एंजाइम यूज करते हैं। और ये जो हमारा एंजाइम होता है ना, ये हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जब हम रेप्लिकेशन करेंगे, जैसे कि ये हमारी यहाँ पे रेप्लिकेशन चल रही होगी, तो इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे हमारी एक रेप्लिकेशन फोक की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे रेप्लिकेशन फोक हो जाती है, कुछ इस टाइप की वहाँ पे रेप्लिकेशन फोक की फॉर्मेशन होगी। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारी जो डीएनए है उसकी सिंथेसिस यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। अब जब यहाँ पे हमारा जो ये डबल स्टैंडर्ड हमारा जो डीएनए होता है, ठीक है, तो इसके अंदर जब यहाँ पे ये जो हमारे स्ट्रैंड है वो एक दूसरे से सेपरेट होंगे तो क्या होगा कि जो एंड्स होंगे ना वहाँ पे हमारे क्या होता है, यहाँ पे जो डीएनए है उसकी सुपर कोइलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस सुपर कोइलिंग को यहाँ पे प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे हमारा एंजाइम कौन सा होता है, डीएनए टोपोइसोमरेज। ठीक है, ये तो हमारी कब हो रही है, जब हम सेल्स के अंदर यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो हमारी नेचुरल प्रोसेस होती है, नेचुरल रेप्लिकेशन जब होती है। बट अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हम पीसीआर टेक्निक करते हैं, तो पीसीआर टेक्निक के अंदर हमने जैसे कि अपने लेक्चर सीरीज के अंदर भी पीसीआर को जब डिस्कस किया था तो वहां पे भी हमने आपको कहा था कि हम वहां पे टोपोआइसोमरेज को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जो हमारा टोपोआइसोमरेज एंजाइम है जो इस सुपर कोइलिंग को यहाँ पे प्रिवेंट कर रहा था। ठीक है, तो हम जो अपनी पीसीआर प्रोसेस करते हैं वहां पे हम टोपोआइसोमरेज एंजाइम को तो यूज कर नहीं रहे। अब इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि हम इस एंजाइम का यूज क्यों नहीं कर रहे। अब क्यों नहीं करते, क्योंकि जो हमारी रेप्लिकेशन जो हमारी पीसीआर प्रोसेस होती है उसके अंदर जैसे कि हमने बताया था कि वहां पे हमारा टेम्परेचर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, जो हेलिकेज एक्टिविटी है ना, ठीक है, जो हेलिकेज एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे दोनों स्ट्रैंड्स है वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो जो इनकी डीनेचुरेशन भी होती है या फिर अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो इनकी सेपरेशन भी हो रही है ना, ठीक है, वो हमारी किसकी वजह से होती है, वो टेम्परेचर की वजह से होती है। टेम्परेचर को राइज हम जब करते हैं तो जो हमारा डीएनए है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड उनकी डीनेचुरेशन होगी। और उसके अलावा जो यहाँ पे अगर सुपर कोइलिंग भी हो रही है ना तो उसको भी वहां पे कौन सिंप्लीफाई करेगा, वो भी हमारा टेम्परेचर ही करेगा। यानी कि अलग से हमें किसी एंजाइम की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी ही नहीं, टेम्परेचर अकेला ही दोनों इन चीजों को वहाँ पे हैंडल कर लेता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या आएगा कि हम जो टेम्परेचर है उसकी वजह से हम यहाँ पे टोपोइसोमरेज को यूज नहीं कर रहे। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के लिए बात करें तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, टेक पॉलीमरेज हैज इननेट टोपोइसोमरेज एक्टिविटी। नहीं, ऐसा नहीं होता, उसके पास कोई अलग से यहाँ पे आइसोमरेज एक्टिविटी नहीं होती। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है डीनेचुरेशन स्टेप इन द पीसीआर प्रोटोकॉल प्रिक्लूड फॉर्मेशन ऑफ सुपरकोइल। ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि जब यहाँ पे डीनेचुरेशन हो रही है ना तो उसी टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारी जो सुपर कोइलिंग है ना वो हमारे यहाँ पे होने नहीं देते। ठीक है, प्रोक्लूड फॉर्मेशन ऑफ सुपर कोइलिंग। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोस्पोर्ट, यानी कि एलिस्पोर्ट ऐसे मेजर। जो एलिस्पोर्ट हमारे यहाँ पे ऐसे रहता है वो हमारा क्या मेजर करता है वो हम यहाँ पे बताना है। तो जो हमारी मेथड्स इन बायोलॉजी के अलग से हमारी जो लेक्चर सीरीज है उसके अंदर भी हम इस टेक्निक को वहाँ पे डिस्कस करेंगे, आप वहाँ से भी इसको ज़्यादा क्लैरिफाई कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे सिंपली बात करें कि इस क्वेश्चन को वहाँ पे करने के लिए, तो जो एलिस्पोर्ट होता है ना वो उससे हम क्या करते हैं, एलिस्पोर्ट कैन एक्सेस द साइटोकाइन रिलीज फ्रॉम एंटीजन स्पेसिफिक सेल एंड साइटोकाइन स्क्रीशन फ्रॉम एक्टिवेटेड इनेट इम्यून सेल्स। यानी कि एलिस्पोर्ट से हम क्या करेंगे, जो साइटोकाइन रिलीज सेल्स होंगे ना, ठीक है, उनको वहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे, क्वांटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, साइटोकाइन कंसंट्रेशन इन द कल्चर सुपरनेटेंट। यहाँ पे हम साइटोकाइन की जो हमारी कंसंट्रेशन है उसको हम यहाँ पे मेजर नहीं कर रहे,
हम उन सेल्स को वहां पे मेजर करेंगे जो कि हमारे साइटोकाइंस को रिलीज करेंगे। द नंबर ऑफ साइटोकाइन रिलीजिंग सेल्स एट ए सिंगल सेल लेवल, तो ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ साइटोकाइन जीन, जीन का यहाँ पे हमारा रोल नहीं रहेगा। इंटरसेलुलर साइटोकाइन कंसंट्रेशन, ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होता है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द इम्यूनोग्लोबिन आईजी कोज टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव इम्यून रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, और वहां पे हमने बताया था कि जो हमारी हाइपर सेंसिटिव इम्यून रिएक्शन होते हैं, तो उसके अंदर हमने इसको दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया था, एक हमारी टाइप 1, एक हमारी टाइप 2। वैसे इसकी और भी टाइप्स होती हैं, लेकिन मेजरली हमारे यहाँ पे दो ही टाइप्स की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो जो टाइप 1 होती है ना, उसके लिए हमारा कौन सा इम्यूनोग्लोबिन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहेगा, या फिर वहां पे हमारा किस इम्यूनोग्लोबिन का रोल रहता है, वहां पे हमारा आएगा IgE। और जो हमारे टाइप 2 है वहां पे हमारा कौन सा आएगा, IgG एंड IgM। तो यहाँ पे हमें टाइप 1 के लिए पूछा हुआ है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो IgE होगा वही हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी कि जो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, you have recently observed a mutation in the gene X in a patient with lung cancer. You have sequenced the gene in this patient and have observed that I, फर्स्ट यहाँ पे सॉरी आई नहीं है, ये फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट इन्होंने क्या बोला है, both the copies of the gene X are mutated and the mutation leads to the absence of protein X in patient. The gene is most likely. अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि हमने यहाँ पे कुछ जो हमारे लंग कैंसर के पेशेंट्स है, ठीक है, उनको हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया। ठीक है, और जब हम वहाँ पे उनको ऑब्जर्व कर रहे थे तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि इन पेशेंट्स के अंदर जो हमारा जीन एक्स है ना, ठीक है, उसके अंदर हमारी म्यूटेशन हुई है। यानी कि हमने यहाँ पे लंग कैंसर के कुछ पेशेंट्स को हमने यहाँ पे स्टडी किया, लंग कैंसर, ठीक है, और इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो हमारा जीन एक्स है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, म्यूटेशन है। ठीक है, अब फर्दर यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, यू हैव सीक्वेंस्ड द जीन एक्स, हमने क्या किया, इस जीन एक्स की हमने सीक्वेंसिंग की। ठीक है, इन दीज पेशेंट्स, और हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें दो चीजें देखने को मिली। फर्स्ट तो हमें क्या देखने को मिलता है कि बोथ द कॉपीज ऑफ द जीन एक्स आर म्यूटेटेड, यानी कि जो हमारा जीन एक्स है इसकी जो हमारी दोनों कॉपीज होंगी, यानी कि जो दो हमारे यहाँ पे एलील्स होते हैं, तो दोनों ही एलील्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे दोनों में हमारी म्यूटेशन है। पहले तो हम क्या कह रहे थे कि जीन एक्स के अंदर हमारी म्यूटेशन है, अब हमें क्या देखने को मिलता है कि दोनों एलील्स में हमारी म्यूटेशन हो गई। ठीक है, सेकंड क्या देखने को मिलता है कि म्यूटेशन लीड्स टू द एब्सेंस ऑफ प्रोटीन एक्स, और हमें क्या देखने को मिला कि जो ये म्यूटेशन हुई ना, इसकी वजह से जो हमारा प्रोटीन एक्स था, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे उसकी फॉर्मेशन हो ही नहीं रही। इसकी फॉर्मेशन क्या हो गई, यहाँ पे ब्लॉक हो गई, ठीक है, इनहिबिट हो गई। तो हमें यहाँ पे बताना है कि इस स्टडी के अकॉर्डिंग, इस डाटा के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। देखो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा यहाँ पे जब लंग कैंसर को हमने यहाँ पे स्टडी किया पेशेंट्स के अंदर, तो जो हमारा जीन एक्स है वहां पे क्या हो रहा है कि इसके अंदर हमारी म्यूटेशन हुई। म्यूटेशन की वजह से जो हमारा इस जीन एक्स की वजह से या फिर इसकी ट्रांसलेशन से जो हमारा प्रोटीन एक्स बनना चाहिए था वो हमारे यहाँ पे नहीं बन रहा, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रोटीन एक्स नहीं बन रहा, तो उसी की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे लंग कैंसर कोज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारा जीन एक्स हमारे यहाँ पे ठीक फॉर्म में होता, नॉर्मल फॉर्म में होता, वाइल्ड फॉर्म में होता, तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे जो प्रोटीन एक्स है उसकी हमारी फॉर्मेशन हो जाती। हमारे यहाँ पे जो प्रोटीन एक्स है इसकी फॉर्मेशन होती, और अगर इसकी फॉर्मेशन हो जाए तो ये क्या करेगा, लंग कैंसर को यहाँ पे इनहिबिट कर देगा। तो एक तरीके से ये क्या कर रहा है कि अगर हमारा जो प्रोटीन एक्स है ना, ये हमारा क्या करता है, ये हमारा लंग कैंसर को होने से उसको रोकता, इनहिबिट करता। और इस टाइप की जो हमारी यहाँ पे जो हमारे जीन्स रहते हैं या फिर हमारा जो मैकेनिज्म रहता है, वो हमारा क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे प्रोटीन एक्स है वो हमारा एक तरीके से ट्यूमर सप्रेसर की तरह काम करता। ठीक है, ये ट्यूमर को नहीं होने देता, तो ये क्या कर रहा है, ट्यूमर को यहाँ पे स्प्रेस कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन एक्स होगा, ठीक है, या फिर हमारा जो जीन होगा, ये हमारा कौन सा होगा, ट्यूमर स्प्रेसर जीन या फिर ट्यूमर स्प्रेसर प्रोटीन। तो इसी वजह से जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम यहाँ पे बात करें, ए मेटास्टेसिस इंड्यूसर, मेटास्टेसिस इंड्यूसर नहीं है, ये तो उसको स्प्रेस कर रहा था, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट है। स्टेम सेल एसोसिएटेड जीन, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ पे। ये ट्यूमर स्प्रेसर जीन, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है एन ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन देखो क्या होता है, ट्यूमर स्प्रेसर का अपोजिट होता है। अगर हमारे यहाँ पे कुछ इस टाइप से हमारी प्रोसेस रहती है कि हमारा प्रोटीन एक्स की जब फॉर्मेशन हो, ठीक है, अगर हमारी एक्स जैसे कि वाई ले लेते हैं, यहाँ पे एक्स तो चलो हमारे यहाँ पे स्प्रेसरी हो गया, तो कुछ ऐसा हमारे यहाँ पे कंडीशन दी हुई होती है कि हमारा जब वाई की फॉर्मेशन हो रही है तो कैंसर हो रहा है, और अगर हम एक्स को यहाँ पे ब्लॉक कर दे तो यहाँ पे कैंसर नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा, वो ऑन्कोजीन की तरह काम करता है, क्योंकि जब वो हमारा एक्सप्रेस हो रहा है प्रोटीन, तब हमारे कैंसर प्रोड्यूस हो रहा है।
ठीक है, तो वो हमारा किस में आ जाता है, ऑन्कोजीन के अंदर। लेकिन यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि जब हमारा प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं हो रही तो उस टाइम पे यहाँ पे लंग कैंसर बन रहा है, तो यानी कि ये हमारा किस में आ जाएगा, एक ट्यूमर सप्रेसर जीन के अंदर। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी डू वायरस इंप्लॉय टू इवेंट द ह्यूमन इम्यून सिस्टम। यहाँ पे मैं सिंपली पूछा हुआ है कि जो वायरस है ना, ठीक है, वो ह्यूमन इम्यून सिस्टम के अंदर इवेड करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी को यहाँ पे अपने आप को अडेप्ट करेंगे, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो क्या होता है कि जो वायरस है ना, अगर हम यहाँ पे बात करें कि वो ह्यूमन के अंदर या फिर ह्यूमन इम्यून सिस्टम को इवेड करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए या फिर उसको वहाँ पे लीक करने के लिए कौन से मैकेनिज्म को या फिर कौन सी स्ट्रेटजी को यहाँ पे अपनाते हैं, तो ये क्या करते हैं कि जो हमारे MHC क्लास 1 के जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनकी एक्सप्रेशन को वो क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, इनकी एक्सप्रेशन को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देते हैं। और जो हमारे MHC1 होते हैं वे हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो वायरस है ना, वायरस का जीनोम या फिर जो उसके प्रोटीन्स रहेंगे वो क्या करते हैं, वो इन MHC1 क्लास 1 के जो हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी एक्सप्रेशन को यहाँ पे ब्लॉक करेंगे या फिर उसको इनहिबिट करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। और वो रिड्यूस कैसे करते हैं, या तो जो हमारे MHC1 है, ठीक है, इनकी फॉर्मेशन के अंदर हमारे जो जीन रिस्पॉन्सिबल रहते हैं उनकी एक्सप्रेशन को वहां पे भी रिमूव कर देते हैं, या फिर इनकी एंडोसाइटोसिस कर देते हैं कई बार। ठीक है, क्योंकि ये सरफेस के ऊपर में देखने को मिल रहे थे ना, तो इनको क्या कर देंगे, अंदर की तरफ एंडोसाइटोसिस के थ्रू अंदर की तरफ कर लेंगे, तो जिसकी वजह से इनकी एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगी और जो वायरस है वो ह्यूमन इम्यून सिस्टम को वहां पे इवेड कर पाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के लिए बात करें तो फर्स्ट में मैं क्या दिया हुआ है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सो रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन ऑफ सरफेस MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल, तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ए प्रोटीन कार्गो एक्स इज डेस्टिन्ड फॉर लाइसोसोमल डिग्रेडेशन इन सेल अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, दिस कैन बी ट्रैक्ड बाय रेड फ्लोरोसेंस emitted by tag when it reaches the lysosome. What will happen when you treat the cell with NH4HCl? ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या दिया हुआ है कि हमारा यहाँ पे कोई प्रोटीन X है, ठीक है, और प्रोटीन X क्या कर रहा है, ये हमारा इसकी ये हमारा डेस्टिन हो रहा है या फिर लाइसोसोमल डिग्रेडेशन के लिए ये हमारा कहाँ पे जा रहा है, एक स्पेसिफिक, ये हमारा जाएगा लाइसोसोम के अंदर, और वहां पे क्या हो जाएगा, इसका लाइसोसोमल डिग्रेडेशन हो जाएगा। A protein cargo X is destined for lysosomal degradation in the cell under specific condition। एक स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर ये हमारा जो प्रोटीन X है ये हमारा लाइसोसोम में जाएगा और वहां पे क्या हो जाना है, इसकी डिग्रेडेशन होनी है। क्लियर है। अब उसके बाद इन्होंने क्या बोल दिया, दिस कैन बी ट्रैक्ड बाय रेड फ्लोरोसेंस इमिटेड बाय द टैग व्हेन इट रीचेस द लाइसोसोम। अब इसके साथ हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक टैग हमने यहाँ पे लगा दिया, और ये जो टैग है ना ये क्या करेगा, ये हमारा रेड फ्लोरोसेंस को प्रोड्यूस करेगा जब ये लाइसोसोम के अंदर चला जाएगा। ठीक है, और वहां पे इसकी डिग्रेडेशन होगी, वहां पे जाने के बाद ये क्या करेगा, जो हमारा टैग है ना ये हमारा यहाँ पे रेड फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और ये कब कर पाएगा, जब यहाँ पे इसकी डिग्रेडेशन वगैरह होगी। ठीक है, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं कि वहां पे हमारे एसिडिक एंजाइम्स रहते हैं, और ये जो एसिडिक एंजाइम्स है ना ये क्या करेंगे, एसिडिक कंडीशन के अंदर जो भी हमारा यहाँ पे प्रोटीन वगैरह आएगा डिग्रेडेशन के लिए उसकी डिग्रेडेशन यहाँ पे करवा देंगे। अब जब इसकी डिग्रेडेशन होगी तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे टैग होगा वो रेड फ्लोरोसेंस को यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है। अब इन्होंने यहाँ पे कंडीशन क्या दे दी, देखो इन्होंने यहाँ पे इनिशियली बोला था कि अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, ये हमारा क्या करेगा, जो एक्स है ना ये हमारा एक अंडर स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर यहाँ पे लाइसोसोम के अंदर जाएगा। ठीक है, और वहां पे इसकी डिग्रेडेशन होगी, और इसीलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसके साथ टैग यहाँ पे यूज कर लिया। अब इन्होंने यहाँ पे कंडीशन को चेंज किया। ठीक है, और कंडीशन के अंदर क्या रख दिया, व्हाट विल हैपन व्हेन यू ट्रीट द सेल विद अमोनियम क्लोराइड। अब की बार हमने क्या कर दिया कि हमने यहाँ पे जो सेल है ना, इस सेल के अंदर हमारा प्रोटीन एक्स भी होगा, और यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा लाइसोसोम हो गया, ये इसके अंदर जाएगा, और इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे हमारा जो टैग होगा ना वो क्या करेगा, रेड फ्लोरोसेंस हमारा प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब क्या किया हमने कि इस सेल को हमने यहाँ पे ट्रीट किया अमोनियम क्लोराइड के साथ, और जब हमने इसको अमोनियम क्लोराइड के साथ यहाँ पे ट्रीट किया तो हमें बताना है कि यहाँ पे हमारा जो इमिशन जो हो रहा था रेड फ्लोरोसेंस का उसके ऊपर इफेक्ट क्या रहेगा। ठीक है, वो हम यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर दिया हुआ है, तो उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करना है करेक्ट को। तो अगर हम यहाँ पे सेल को अमोनियम क्लोराइड के साथ अगर हम ट्रीट करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो लाइसोसोम है ना, ठीक है, उसकी जो यहाँ पे नॉर्मल जो इसकी कंडीशन रहती है, ठीक है, जो इसकी एसिडिक कंडीशन होती है वो वहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाती है। ठीक है, ये जो इसकी एसिडिक कंडीशन थी वो क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज होगी, और जब इसकी न्यूट्रलाइजेशन यहाँ पे होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, हमने बताया था ना कि जो एंजाइम है वो हमारे एसिडिक कंडीशन के अंदर ही हमारे एक्टिवेट होंगे। तो अगर ये यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाता है लाइसोसोम,
तो इसके जो एंजाइम होंगे वो क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। और अगर ये इनएक्टिव हो जाते हैं तो उस केस में क्या होगा कि प्रोटीन एक्स हमारे यहाँ पे जाएगा, लेकिन इसकी डिग्रेडेशन अब नहीं हो पाएगी। और अगर इसकी डिग्रेडेशन नहीं होगी तो हमारे यहाँ पे जो टैग था वो हमारे यहाँ पे फ्लोरोसेंस को एमिट नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी डिग्रेडेशन तो यहाँ पे हो ही नहीं रही। तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस के देखते हैं तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, रेड फ्लोरोसेंस विल एमिट थ्रू आउट द सेल, नहीं ऐसा नहीं होगा। नो रेड फ्लोरोसेंस विल बी एमिटेड, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, अब यहाँ पे एमिशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, यहाँ पे मैं इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल के लिए बोला हुआ है, जो हमारे इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे कुछ सोमेटिक सेल्स होंगे, ठीक है, कुछ हमारे सोमेटिक सेल्स होते हैं जिनको हम क्या कर देते हैं, जिनको हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ठीक है, या फिर हमको इंड्यूस करते हैं किसके अंदर कन्वर्ट करने के लिए, उनको प्लूरिपोटेंट सेल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमारे सोमेटिक सेल्स थे, उनको हमने क्या किया, इंड्यूस कर दिया, और इंड्यूस करके हम उनको क्या कर दिया, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और जो हमारे प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होंगे ये हमारे क्या करेंगे, अब नॉर्मल जो हमारे प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं, जिसमें क्या होता है कि ये हमारे डिफरेंट टाइप के सेल्स की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन कर पाएंगे, उसी के अंदर ये क्या हो जाते हैं, हमारे उसकी तरह एक्ट करने लग जाएंगे, ठीक है। तो यही हमारे क्या होते हैं, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे सोमेटिक सेल्स है उनको हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे या फिर उनको ट्रांसड्यूस कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है, सोमेटिक सेल्स आर ट्रांसड्यूस्ड विद viral vector coding for transcription factor that induce a pluripotent state in the recipient cell। जो हमारे रेसिपेंट सेल्स था, यानी कि जो हमारे यहाँ पे सोमेटिक सेल्स था, उसको हमने क्या कर दिया, ट्रांसड्यूस कर दिया, किसके साथ, वायरल वेक्टर कोडिंग फॉर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है। और जो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होंगे ये हमारे क्या करेंगे, ये हमारे इस रेसिपेंट सेल या फिर जो हमारे यहाँ पे सोमेटिक सेल्स है उसको क्या कर देंगे, इंड्यूस कर देंगे किसके अंदर, प्लूरिपोटेंट स्टेट के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। बाकी अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं तो फर्स्ट यहाँ पे सेकंड में क्या दिया हुआ है, जर्म सेल आर ट्रांसफॉर्म्ड, जर्म सेल यहाँ पे दे दिए, जर्म सेल नहीं होंगे, सोमेटिक सेल्स ही होंगे। सोमेटिक सेल्स आर कंटिन्यूअसली कल्चर्ड टू जनरेट ए सेल लाइन दैट इज म्यूटाजेनाइज्ड टू प्रोड्यूस प्लूरिपोटेंट सेल्स व्हेन रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे हमें उसके अंदर कोई ना कोई तो चेंज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हम उसको कंटिन्यू यहाँ पे कल्चर करते जा रहे हैं और वो हमारा एक प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल के अंदर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। तो इसीलिए जो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है वो भी हमारा इनकरेक्ट है। ऑन्कोजीन आर एडेड टू एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स टू हेल्प देम रिटेन स्टेमनेस ऑफ द प्रोलॉन्ग्ड कल्चर, ऐसा भी यहाँ पे नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन होता है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है, ए प्रोटीन एक्स इज एक्टिव व्हेन phosphorylated on the threonine residue, you wish to mimic this phosphorylation by mutating threonine to another residue, which one of the residue will you mutate threonine into। अब यहाँ पे मैं क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे हमारा एक प्रोटीन एक्स है, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक प्रोटीन एक्स है, ठीक है। और ये हमारा एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट तो होगा ही, अगर ये प्रोटीन है तो एक्टिवेट होगा। और ये हमारा एक्टिवेट कब होता है, जब यहाँ पे जो इसके अंदर थ्रियोनिन रेजिड्यू है, जो हमारा प्रोटीन एक्स है ना, इसके अंदर हमारा एक थ्रियोनिन रेजिड्यू है, इसकी जब यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होती है, अगर इसकी फॉस्फोराइलेशन होगी तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। और इसकी यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन नहीं होती है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। इतना हमें यहाँ पे बोला हुआ है। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा ये थ्रियोनिन है ना, ठीक है, इसको हमें यहाँ पे रिप्लेस करना है, ठीक है। तो इसको रिप्लेस या फिर इसको हम यहाँ पे म्यूटेशन करवा रहे हैं तो इसको किस रेजिड्यू के अंदर या फिर किस अमीनो एसिड के अंदर इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट करें, जिससे कि जो इसका फंक्शन है ना वो हमारा यहाँ पे नॉर्मली रहे। यू विश टू मिमिक दिस फॉस्फोराइलेशन, जो इसकी यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन वाले जो स्टेट है ना, ठीक है, मिमिक दिस फॉस्फोराइलेशन बाय म्यूटेटिंग थ्रियोनिन टू अनदर रेजिड्यू, जो इसकी फॉस्फोराइलेशन वाली स्टेट है ना, इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे यूं का यूं रखना है, लेकिन इसको हमें रिप्लेस भी करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें कौन सा अमीनो एसिड यहाँ पे बेस्ट रहेगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो सेम टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अपनी लेक्चर सीरीज के अंदर पहले भी डिस्कस किया हुआ है, तो वहां पे भी हमने बताया था कि जब हमारे थ्रियोनिन है, थ्रियोनिन के साथ हमारे यहाँ पे जब फॉस्फोराइलेशन इसकी होगी, तो जो फॉस्फोराइलेशन होती है ना, तो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जब ऐड होगा तो ये क्या करेगा, ये इसको यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे प्रोटीन है या फिर हमारा जो भी यहाँ पे कंपोनेंट होगा, कंपाउंड होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि जो यहाँ पे चार्जिंग हो रही है या फिर जो इसकी एक्टिवेशन हो रही है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे किसका है, चार्ज का, और वो भी कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज का। तो अगर हमारा यहाँ पे कोई ऐसा अमीनो एसिड है, अगर हमारा कोई ऐसा अमीनो एसिड रहता है जो कि हमारा नॉर्मल स्टेट में भी कैसा रहे, हमारा वहां पे नेगेटिव चार्ज वो प्रोवाइड करे, ठीक है, तो वो हमारा यहाँ पे इसके लिए बेस्ट रिप्लेसमेंट रहेगा। देखो जब थ्रियोनिन है, थ्रियोनिन को हमें क्या करना है, फॉस्फोराइलेशन की
जब इसकी फॉस्फोराइलेशन हो रही है ना, उसकी हमें म्यूटेशन करनी है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अगर हमारी म्यूटेट फॉस्फोराइलेटेड स्टेट की अगर हमें यहाँ पे रिप्लेसमेंट चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा ही अमीनो एसिड देना पड़ेगा ना जो कि हमारा नॉर्मल फॉर्म में भी नेगेटिव चार्ज दे। ठीक है, अगर हम कोई ऐसा अमीनो एसिड दे रहे हैं जो कि फॉस्फोराइलेशन के बाद ही हमारा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करेगा तो फायदा ही नहीं है। हमें तो फॉस्फोराइलेशन स्टेट की हमें क्या करनी है, रिप्लेसमेंट करनी है। तो उसके लिए हमें कोई ऐसा अमीनो एसिड देना पड़ेगा जो कि हमारा नॉर्मल फॉर्म में भी नेगेटिव फॉर्म प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज के लिए हमारा कौन से अमीनो एसिड बेस्ट रहेंगे, जो हमारे ग्लूटामिक एसिड होगा। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड होगा। ठीक है, जो हमारा ग्लूटामिक और जो एस्पार्टिक है अगर वो हमारे यहाँ पे ऑप्शन में दिया हो तो वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। तो फर्स्ट में हिस्टिडीन नहीं होगा, टायरोसिन नहीं होगा, ग्लूटामिक हमें यहाँ पे दिया हुआ है तो थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, यू हैव आइसोलेटेड ए हाइपोथेटिकल प्रोटीन एक्स व्हेन एक्स इज रन ऑन ए जेल फिल्ट्रेशन कॉलम द अपरेंट साइज ऑफ द प्रोटीन इज 80 किलो डाल्टन। When X is run on a STS page with 2 mercaptoethanol present in the loading buffer, the size is around 40 किलो डाल्टन। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि हमारा यहाँ पे एक प्रोटीन X है। ठीक है, और ये जो प्रोटीन X है ना, इसको हमने क्या किया, जेल फिल्ट्रेशन के ऊपर, जेल फिल्ट्रेशन कॉलम के ऊपर, जेल फिल्ट्रेशन कॉलम के ऊपर इसको हमने रन करवाया। ठीक है, जो हमारा जेल फिल्ट्रेशन कॉलम होता है ये हमारा क्या करता है, ये हमारा जो भी हमारा प्रोटीन सैंपल होगा उसको उसकी साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है, मेजरली हमारा यहाँ पे साइज रहता है तो साइज के अकॉर्डिंग क्या कर देता है, उनको वहाँ पे अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देगा। ठीक है, सेपरेट हमारा करने में हेल्प करेगा। और इसके थ्रू में क्या देखने को मिलता है कि जो हमारा प्रोटीन एक्स है ना, इसका जो मोलिकुलर साइज है वो हमारा कितना है, 80 किलो डाल्टन का। ठीक है, तो हमें इतना पता चल गया कि जो हमारा प्रोटीन एक्स है उसका जो साइज होगा वो कितना है, 80 किलो डाल्टन है। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि हमने इस प्रोटीन एक्स को यहाँ पे एसटीएस पेज के ऊपर भी रन करवाया। और एसटीएस पेज को जब ऊपर हम यहाँ पे इसको रन करवा रहे हैं तो हमने किसके प्रेजेंस में इसको रन करवाया है, 2 मरकैप्टोइथेनॉल की प्रेजेंस में। तो जब हम इसको यहाँ पे 2 मरकैप्टोइथेनॉल की प्रेजेंस में अगर हम यहाँ पे इसको रन करवा रहे हैं तो 2 मरकैप्टोइथेनॉल हमारा क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और जो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा ना, ये हमारा क्या करता है कि जो हमारे डाइसल्फाइड बॉन्ड होंगे, जो हमारे कोवलेंट बॉन्ड होंगे, कोवलेंट में भी हमारा कौन सा मेजरली जो हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा उसको क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे यहाँ पे कोई प्रोटीन है, प्रोटीन हमारा अलग अलग मोनोमेरिक फॉर्म्स का हमारा यहाँ पे बना हुआ है, जैसे डायमेरिक, ट्राइमेरिक, तो इस टाइप से अगर हमारा वो बना हुआ है तो उसके अंदर अगर हमारे यहाँ पे क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है उनके बीच में, जो कि इन दोनों जो हमारे यहाँ पे कंपोनेंट्स है, ठीक है, या फिर सब यूनिट है, उनको एक दूसरे के साथ यहाँ पे बाइंड करके रखा हुआ है। तो जो हमारा ये डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा ना, वो जो हमारा 2 मरकैप्टोइथेनॉल होता है, जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उसके प्रेजेंस में क्या हो जाएगा कि जो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो हमारा ब्रेक हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो इसकी अलग अलग सब यूनिट है वो सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है, तो जब यहाँ पे हमने इसको एसटीएस पेज के ऊपर रन करवाया तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो इसका साइज है ना वो हमारा कितना आ रहा है, 40 किलो डाल्टन। जब हमने कंप्लीट को यहाँ पे मेजर किया था तो हमारा क्या था, 80 किलो डाल्टन था। और जब हमने इसको एसटीएस पेज के ऊपर रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में जब इसको रन करवाया तो हमारा कितना आ रहा है, 40 किलो डाल्टन। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि जो हमारा ये प्रोटीन है ना वो हमारा डायमेरिक फॉर्म में हो और इसके अंदर जो हमारी अलग अलग सब यूनिट है वो दोनों ही कितनी हो, 40 किलो डाल्टन की। और ये दोनों किलो डाल्टन हमारी जो है सब यूनिट है वो हमारी किसके थ्रू हो, एक डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से हमारे यहाँ पे ज्वाइंट हो सकती है। जब नॉर्मली हमने करवाया इसको जेल फिल्ट्रेशन के ऊपर तो हमारा 80 किलो डाल्टन में आएगा क्योंकि यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड तो ब्रेक नहीं हुआ। और जब हमने इसको एसटीएस पेज के ऊपर 2 मरकैप्टोइथेनॉल की प्रेजेंस में जब इसको रन करवाया तो वहाँ पे क्या होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये हमारा 40 किलो डाल्टन का हमें यहाँ पे बैंड देखने को मिला। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा प्रोटीन एक्स है वो हमारा डायमेरिक फॉर्म में है और इसके अंदर जो डायमेरिक फॉर्म है उसके अंदर क्या है कि दोनों के दोनों जो हमारी मोनोमेरिक फॉर्म है ये हमारे डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से बाइंड है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस के लिए बात करें तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, एक्स इज ए मोनोमर, मोनोमर ये नहीं होगा, डाइमर होगा ये। एक्स इज ए मोनोमर, ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गए दोनों ऑप्शन। एक्स इज ए डाइमर ऑफ 2 यूनिट एक्स held together by electrostatic interaction with a molecular weight of 80 किलो डाल्टन पर मोनोमेरिक यूनिट। पर मोनोमेरिक यूनिट जो है ना वो हमारी 40 किलो डाल्टन की है, तो इसीलिए ये भी हमारा इनकरेक्ट। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे एक्स इज ए डाइमर ऑफ 2 यूनिट हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, बिल्कुल ठीक है, विद ए मोलिकुलर वेट ऑफ 40 किलो डाल्टन पर मोनोमेरिक यूनिट, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो जो हमारे यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन होता है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इन द फॉलोइंग टेबल लिस्ट 1 हैज डिफरेंट न्यूक्लिक एसिड एंड लिस्ट 2 हैज सर्टेन बेस मॉडिफिकेशन, मैच द कंपोनेंट फ्रॉम लिस्ट 1 विद दोज इन द लिस्ट 2,
यहाँ पे मैं एक लिस्ट 1 दी हुई है, एक में यहाँ पे लिस्ट 2 दी हुई है, और इनको यहाँ पे मैं क्या करना है, करेक्टली मैच करके चलना है। तो लिस्ट 1 के अंदर हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डीएनए, टीआरएनए और यहाँ पे हमें एमआरएनए प्रोवाइडेड है। और लिस्ट 2 के अंदर यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप की मॉडिफिकेशन हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड है, जो हमारे बेसिस रहते हैं, बेस के अंदर हमारी कुछ स्पेसिफिक यहाँ पे हमारी मॉडिफिकेशन होती है, तो वही हमें यहाँ पे इसके अंदर प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इनको हमें करेक्टली मैच करके चलना है। ठीक है, तो फर्स्ट में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डीएनए। जो डीएनए है ना, तो अगर यहाँ पे मॉडिफिकेशन के लिए बात करें तो इसके अंदर हमारा जो 7 मिथाइल ग्वेनोसिन होती है, ये तो हमारी क्या होती है, जो हमारी 5 प्राइम के ऊपर कैपिंग होती थी। ये जो हमारी मॉडिफिकेशन है ना, ये हमें कहाँ पे देखने को मिलती थी, 5 प्राइम कैपिंग के ऊपर। और जो 5 प्राइम कैपिंग है वो हमारी कहाँ पे होती है, एमआरएनए के ऊपर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारे फर्स्ट वाला है ये तो हमारा सी के साथ यहाँ पे मैच होगा। सेकंड में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5 मिथाइल साइटोसिन, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि जो 5 मिथाइल साइटोसिन है ना, वो हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, डीएनए के अंदर ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे जो सेकंड होगा इसके साथ हमारे यहाँ पे मैच हो गया। उसके बाद हमारे बचता है यहाँ पे जो टीआरएनए है, तो टीआरएनए के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं, जो हमारे स्यूडो यूरिडिन होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा थर्ड वाले के साथ मैच। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, ए वन हमारा नहीं होगा, ए हमारा किसके साथ होगा, 2 के साथ। ए टू, बी वन नहीं होगा, बी3 के साथ होगा, ए2, बी3 एंड सी1, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इफ ए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सीक्वेंस ऑफ 250 न्यूक्लियोटाइड्स कंसिस्ट ऑफ 30% थाइमिन, the number of adenine, guanine, thymine and cytosine nucleotide present in it are। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है, और जो कितने न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, 250 न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है। और इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे 30% थाइमिन है। तो हमें यहाँ पे जो बाकी के हमारे जो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बेसिस होंगे, जैसे कि हमारे यहाँ पे साइटोसिन, ग्वानिन और जो हमारे एडेनिन होंगे, वो हमें यहाँ पे बताने हैं। तो नॉर्मली हमारा क्या होता है कि अगर हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता तो हम यहाँ पे जो सार्गफ रूल होता है वो हम यहाँ पे अप्लाई करके बाकी जो हमारे यहाँ पे बेसिस होंगे उनकी कंसंट्रेशन हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते थे। बट यहाँ पे मैं क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि ये हमारे यहाँ पे सिंगल स्टैंड डीएनए है, और सिंगल स्टैंड के लिए हमारा जो सार्गफ रूल होगा वो हमारा अप्लाई नहीं होगा। तो वहां पे हम जो हमारे डिफरेंट जो हमारे यहाँ पे बेसिस होंगे उनकी कंसंट्रेशन हम यहाँ पे नहीं बता सकते। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन होगा, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, यानी कि उनकी जो कंसंट्रेशन है, उनकी जो अमाउंट है वो हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते। तो यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज कैटलाइजेस द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटाल्डिहाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इट्स एक्शन डिपेंड ऑन कोफैक्टर थाइमिन पायरोफॉस्फेट एंड मैग्नीशियम। इन दिस प्रोसेस द रोल ऑफ थाइमिन पायरोफॉस्फेट, जो हमारे यहाँ पे थाइमिन पायरोफॉस्फेट है, ठीक है, जो कोफैक्टर की तरह यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इन इनिशियल स्टेप इज टू एक्ट एज। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जो हमारा पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज होता है वो हमारा क्या करता है, वो हमारा पायरुविक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन करेगा। डीकार्बोक्सिलेशन यानी कि यहाँ पे CO2 हमारा रिमूव हो जाएगा, और ये क्या कर देगा, इसको एसिटाल्डिहाइड प्लस जो हमारा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है उसके अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो इसके अंदर यहाँ पे हमारे क्या होता है कि यहाँ पे हमारे टीपीपी यानी कि थाइमिन पायरोफॉस्फेट और मैग्नीशियम आयन यहाँ पे हमारे कोफैक्टर की तरह काम करेंगे। तो जो हमारा टीपीपी होता है ना, इसका किस फॉर्म में हमारा यूज होता है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो जो टीपीपी होता है ना, ये हमारा क्या करता है, ये हमारा एक कार्बा आयन की तरह हमारा यहाँ पे ये काम होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। बस इसके अंदर यहाँ पे कुछ ज्यादा हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है, बेयर विलेजर मोनोऑक्सीजनेज आर फ्लेविन डिपेंडेंट एंजाइम दैट कैटलाइज ऑक्सीडेशन, which one of the following oxidation is not carried out by the BVMO। जो हमारे BVMO यानी कि जो बेयर विलेजर मोनोऑक्सीजनेज जो हमारे एंजाइम है, ठीक है, ये हमारे क्या करते हैं, ये हमारे ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कैटलाइज करेंगे। ठीक है, और किसके थ्रू, फ्लेविन डिपेंडेंट एंजाइम के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिफरेंट ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, उसमें से हमें बताना है कि कौन सी हमारी रिएक्शन को जो हमारे BVMOs है, ठीक है, वो हमारे कैटलाइज नहीं करेंगे। तो फर्स्ट में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सल्फो ऑक्सीडेशन, जिसके अंदर क्या होता है, जो सल्फाइड है वो हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं सल्फोक्साइड के अंदर। तो ये हमारी रिएक्शन को यहाँ पे जो BVMOs है वो हमारे कैटलाइज करते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है एन ऑक्सीडेशन, जिसके अंदर क्या होगा, जो हमारे अमाइंस है वो हमारे एन ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होंगे, तो इसको भी ये हमारे कन्वर्ट करते हैं। कीटोन्स एंड साइक्लिक कीटोन्स टू एस्टर एंड लेक्टोन्स, ये भी हमारे जो BVMOs होंगे उनका फंक्शन होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये हमारे यहाँ पे जो प्रोसेस है वो हमारा जो BVMOs है वो हमारे नहीं करेंगे। जो हमारे एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारे कन्वर्जन होता है उसके लिए हमारे कौन से होते हैं, जो हमारे एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज होंगे। ठीक है, तो ये हमारे
बीएमबीएम उसके अंदर हमारे इंक्लूड नहीं रहते, तो इसलिए हमारा यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारी जो रिएक्शन है वो हमारी इनके थ्रू हमारी कैटालाइज नहीं होगी, और वही मैं यहाँ पे बताना था, नॉट कैरिड आउट। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए माल न्यूट्रिशन डिजीज। यहाँ पे मैं डिफरेंट डिजीज दी हुई है और हमें यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सी डिजीज हमारी एक माल न्यूट्रिशन डिजीज रहेगी। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है मेरेस्मस। जो हमारी मेरेस्मस है ना, यही हमारी क्या होती है, एक माल न्यूट्रिशन डिजीज रहती है। जो हमारी मेरेस्मस यहाँ पे डिजीज दी हुई है, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी कैलोरीज कैलोरीज और प्रोटीन, इनकी डिफिशियंसी की वजह से कोज होती है। ठीक है, और माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया, डिफिशियंसी डिजीज हमें बतानी थी, तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बाकी डिजीज के लिए बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें हेपेटाइटिस दिया हुआ है। ठीक है, हेपेटाइटिस। ठीक है, जो हेपेटाइटिस है ना, ये क्या होता है, ये होता है लिवर इन्फ्लेमेशन। इसके अंदर जो मेजर यहाँ पे सिम्टम होता है वो क्या रहेगा, लिवर इन्फ्लेमेशन होगा। ठीक है, और ये किस वजह से हो सकता है, ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा एक्सेसिव या फिर एक्सेस अल्कोहल कंजप्शन की वजह से भी हो सकता है, कंजप्शन। ठीक है, या फिर ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से भी हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, और उसके अलावा टॉक्सिन एक्सपोजर से भी हो सकता है। तो कहीं भी यहाँ पे डिफिशियंसी का तो रोल नहीं आया, तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है कीटोसिस। जो कीटोसिस होता है ना, ठीक है, ये कब होता है, जब जो कीटोन बॉडीज है, एलिवेटेड कीटोन लेवल, ठीक है, फिर कीटोन बॉडीज, तो जब कीटोन बॉडीज की जो कंसंट्रेशन है वो जब इंक्रीज हो जाती है तो वो क्या होता है, कीटोसिस होगा। ठीक है, और ये हमारा कब होता है, ये हमारा होता है अल्टर्ड मेटाबॉलिक कंडीशन की वजह से। ठीक है, और ये अल्टर्ड मेटाबॉलिक कंडीशन कब होती है, जब जो बॉडी है ना वो ग्लूकोज को यहाँ पे एक जो मेजर यहाँ पे हमारा जो फ्यूल सोर्स होता है, एक फ्यूल सोर्स की तरह ये यूज ना करके, बल्कि जो हमारे यहाँ पे जो फैट है उसको अगर ये यूज करने लग जाए। ठीक है, जो हमारा फ्यूल सोर्स है, नॉर्मली क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो फ्यूल सोर्स की तरह यहाँ पे मेजर काम करता है, लेकिन अगर ये हमारा शिफ्ट हो जाए फैट के ऊपर, जो फैट है अब ये यहाँ पे फ्यूल सोर्स की तरह अगर ये काम करने लग जाए मेजर फ्यूल सोर्स की तरह, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो कीटोन्स बॉडी है उनकी यहाँ पे कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, और उसी की वजह से क्या होता है, कीटोसिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है आर्थराइटिस। और आर्थराइटिस के अंदर क्या होता है, जो जॉइंट है उनके अंदर जॉइंट इन्फ्लामेशन। ठीक है, अब जो इसके अगर हम यहाँ पे रीजन के लिए बात करें कि इसके लिए हमारा कौन सा रीजन रहेगा, किसकी वजह से आर्थराइटिस होता है, तो हमारे डिफरेंट टाइप के यहाँ पे आर्थराइटिस होते हैं, जैसे कि ऑस्टियो आर्थराइटिस। ठीक है, तो ये हमारे जो अलग अलग यहाँ पे टाइप होते हैं इसके, उनके लिए अलग अलग यहाँ पे कोजेज भी रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये भी हमारा डिफिशियंसी से रिलेटेड नहीं रहता, तो इसीलिए हम यहाँ पे जो डायरेक्टली हमारा जो डिजीज रहती है, जो कि डायरेक्टली हमारी क्या होगी, डिफिशियंसी से रिलेटेड रहेगी, तो वो हमारा कौन सी होगी, मरेस्मस। तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है द फ्रेगमेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेंगर सीक्वेंसिंग एक्सपेरिमेंट आर एज फॉलो। यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमने सेंगर सीक्वेंसिंग टेक्निक को यूज किया है। सेंगर सीक्वेंसिंग हमारी कौन सी होती है, जब चेन टर्मिनेशन मेथड होता है हमारा। ठीक है, और चेन टर्मिनेशन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे डाई डिऑक्सी एनटीपीज को यूज करते हैं। ठीक है, डाई डिऑक्सी से क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे शुगर होंगे, ठीक है, उसके अंदर जो 2' पे तो देखो हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन होगा ही, जो 3' के ऊपर हमारा OH भी होता है ना, उसको भी हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे रिड्यूस कर देते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो ऑक्सीजन है वो हमारे यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करना है कि हमें यहाँ पे सेंगर सीक्वेंसिंग एक्सपेरिमेंट को यूज किया, और उसके अंदर हमें यहाँ पे डिफरेंट फ्रेगमेंट हमें देखने को मिले, और वे फ्रेगमेंट हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। हमें यहाँ पे बताना क्या है, प्लीज आइडेंटिफाई द टेम्पलेट सीक्वेंस फ्रॉम द अबो गिवन डाटा। अब जिस टेम्पलेट से ये हमें फ्रेगमेंट यहाँ पे मिले हैं, वो हमें यहाँ पे बताना है कि इस टेम्पलेट का हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा। तो अगर आपको इस तरीके से जो डाटा अगर दिया हो, नॉर्मली तो क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप का हमें यहाँ पे डाटा मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हमें अलग अलग बैंड्स में दिए होते हैं, तो अगर आपका बैंड्स वाला होता तो हम यहाँ पे जो इसके सीक्वेंसिंग है उनको हम 5' टू 3' वहाँ पे हम इसको डायरेक्टली कर लेते। और अगर आपको इस तरीके से अगर डाटा होता है तो वो आपका और भी ईजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमें क्या करना पड़ता है, एक एक को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है कि हमारा कौन सा यहाँ पे बेस होगा,
बट यहाँ पे तो हमें जो हमारा सबसे लार्जेस्ट हमें यहाँ पे सीक्वेंस दिया होता है ना, उसी को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है, उसको कंप्लीमेंटेशन हम यहाँ पे कर देनी है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, GAA, ठीक है, TTA, TCAC, ये हमारा हो गया कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, इसको कॉम्प्लीमेंटेशन अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, G के अपोजिट हमारा क्या आएगा, CTTAAGTG, बस यही हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के लिए बात करें तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ फर्स्ट के अंदर ही, CTTAAT, ठीक है, ये ART आएगा, यहाँ पे A के अपोजिट T आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, CTTAAT, ठीक है बिल्कुल। उसके बाद AGTG, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होता है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर लोकल अलाइनमेंट ऑफ प्रोटीन सीक्वेंसिंग। जो हमारी लोकल अलाइनमेंट प्रोटीन सीक्वेंसिंग रहती है उसके लिए हमारा कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या आता है, गैप पेनल्टी इज नॉट यूज्ड फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन, तो यही हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। जो हमारी इंसर्शन और डिलीशन होती है ना, ठीक है, उनको हम यहाँ पे यूज करेंगे गैप पेनल्टीज के लिए, ठीक है, उसके वहाँ पे हमारा रोल रहेगा इसका, इंसर्शन और डिलीशन का। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, वही हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना था, तो यही हमारे यहाँ पे करेक्ट होता है। बाकी अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को यहाँ पे डिस्कस करके चले, इट इज जनरली यूज फॉर एनालाइजिंग डिस्टेंटली रिलेटेड सीक्वेंस, बिल्कुल करेक्ट है ये। इट लुक्स फॉर द रीजन ब्लॉक्स ऑफ हाई सिमिलरिटी बिटवीन टू सीक्वेंसेस, यही तो हमारे यहाँ पे अगर हम लोकल अलाइनमेंट यहाँ पे कर रहे हैं वो हम किसके लिए कर रहे हैं, उनके अंदर सिमिलरिटी को यहाँ पे चेक करने के लिए, तो ये भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिथम इज यूज्ड टू लोकली अलाइन टू सीक्वेंसेस, ये भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होता है। जो स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिथम होती है वो हम लोकल अलाइनमेंट के लिए यूज करते हैं, और जो ग्लोबल अलाइनमेंट अगर यहाँ पे होता, ग्लोबल अलाइनमेंट, ठीक है, तो उसके अंदर हम कौन से यहाँ पे एल्गोरिदम को यूज करते हैं, नीडलमैन वंश एल्गोरिदम को, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे फोर्थ है वो भी हमारे यहाँ पे करेक्ट है, तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होता है, तो यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, फॉलोइंग इज द टेबल इन विच द लिस्ट वन कंटेन मीन्स ऑफ वेरियस स्टेप्स ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड लिस्ट टू आर द एंजाइम एसोसिएटेड विद दोज, मैच द कंपोनेंट ऑफ लिस्ट वन विद द लिस्ट टू। जो हमारे लिस्ट वन के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट दिए हुए हैं उनको हमें लिस्ट टू के साथ यहाँ पे मैच करके चलना है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट ही क्या दिया हुआ है, एपिजेनेटिक रेगुलेशन। देखो एपिजेनेटिक हमारा क्या होता है, पहले हमें वो समझना पड़ेगा यहाँ पे। देखो एपिजेनेटिक हमारा क्या होता है, अगर हम यहाँ पे नॉर्मल लैंग्वेज की बात करें तो जो हमारा डीएनए सीक्वेंस है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे डीएनए सीक्वेंस को चेंज करते हैं तो देखो इसका जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे इतना तो हमें क्लियर पता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे डीएनए सीक्वेंस को चेंज किए बिना अगर हम इसकी एक्सप्रेशन को यहाँ पे चेंज कर रहे हैं विद डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन, तो वो हमारा किसके अंदर आएगा, एपिजेनेटिक के अंदर। तो अगर हम यहाँ पे एपिजेनेटिक के अंदर बात करें तो अगर हम यहाँ पे सीक्वेंस को तो देखो चेंज करना नहीं है, तो हम किसको चेंज करते हैं, जो हमारे हिस्टोन्स होंगे उनको। हिस्टोन को अंदर क्या करते हैं कि इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के मॉडिफिकेशन करते हैं, जैसे कि मिथाइलेशन हो गया, ठीक है। जो हिस्टोन्स है उसके अंदर हमारे जो डिफरेंट अमीनो एसिड होते हैं उनके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मिथाइलेशन कर सकते हैं, जैसे कि लाइसिन और जो हमारे यहाँ पे अर्जिनिन रहते हैं, ठीक है। तो उनकी अगर हम यहाँ पे मिथाइलेशन करते हैं या फिर उनके अंदर अगर हम यहाँ पे मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा कि जो हमारे डीएनए है उसके एक्सप्रेशन के ऊपर इफेक्ट आएगा। यानी कि जो आपने स्टडी भी किया होगा कि मिथाइलेशन से क्या होता है कि हम जो डीएनए है, ठीक है, उसके एक्सप्रेशन को हम एक्टिवेट या फिर इनएक्टिवेट वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारा किसके अंदर आएगा, एपिजेनेटिक रेगुलेशन के अंदर ही। तो यही हमारा क्या रहेगा, जैसे कि ये हमारा कब हो रहा है, हिस्टोन की जब यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, यानी कि हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज के थ्रू, ठीक है। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे ए होगा ये हमारा किसके साथ यहाँ पे मैच हो जाएगा, सेकंड के साथ। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है डीएनए रिपेयर, और डीएनए रिपेयर के अंदर हमारे कौन से एंजाइम यूज होंगे, एंडोन्यूक्लियेज। एंडोन्यूक्लियेज से क्या होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे डीएनए सीक्वेंस हो गया और यहाँ पे हमारा कोई एरर आ जाता है, तो इस एरर को यहाँ पे एक्सक्लूड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इस सीक्वेंस को यहाँ पे कट करेंगे, ठीक है, और इसको रिप्लेस कर देंगे। ये हमारा किसका काम होगा, कट करने का, एंडोन्यूक्लियेज का ही होगा। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे बी होगा ये हमारा किसके साथ मैच हो जाता है, फर्स्ट के साथ। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हमारा क्या यूज होगा, आरएनए पॉलीमरेज यूज होगा, तो सी हमारे यहाँ पे क्या हो गया, फोर्थ के साथ। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन के अंदर अगर हम बात करें यूकारियोट्स के अंदर, तो यूकारियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 काइनेज, ये हमारा किसके अंदर यूज होगा, ट्रांसलेशन के अंदर ही। तो डी हमारे यहाँ पे थर्ड के साथ। तो यही हमारे यहाँ पे करेक्ट मैच है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं, A3 दिया हुआ है, A3 नहीं होगा, ए हमारा 2 के साथ होगा, A2 B4, बी हमारा 1 के साथ आएगा, ये भी इनकरेक्ट, A2 B1 C4
एंड D3, तो यही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन होता है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। A4 दिया हुआ है, ये भी हमारा इनकरेक्ट, तो थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द पीएच ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 0.042 मोलर NaH2PO4 एंड 0.42 मोलर Na2HPO4। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एक हमें यहाँ पे NaH2PO4 दिया हुआ है और एक हमारे यहाँ पे Na2HPO4 दिया हुआ है। इसके अंदर जो हमारा NaH2PO4 होगा ये हमारा क्या करता है, एक एसिड की तरह काम करेगा, और ये जो हमारे यहाँ पे Na2HPO4 दिया हुआ है ये हमारा क्या करता है, एक सोल्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, कॉन्जुगेट सोल्ट हमारे यहाँ पे इसके लिए हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पे पीएच बताना है और पीके हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड है। तो जो पीएच और जो पीके है इनके लिए जो हमारे यहाँ पे इक्वेशन रहती है इनके रिलेशन के लिए, तो वो हमारी कौन सी होती है, हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन। और इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा पीएच होता है ये हमारा किसके इक्वल होगा, पीके प्लस लोग सोल्ट आएगा ये। ठीक है, एक मिनट, ये हमारा आ जाएगा सोल्ट डिवाइडेड बाय एसिड, या फिर बेस भी हो सकता है। यहाँ पे हमें यहाँ पे एसिड दिया हुआ है, तो पीएच हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। पीके हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 6.86 प्लस लोग यहाँ पे जो सोल्ट है, सोल्ट की कंसंट्रेशन हमें कितनी दी हुई है, सोल्ट हमारा ये वाला हो गया, तो 0.42 डिवाइडेड बाय जो यहाँ पे एसिड दिया हुआ वो कितना है, 0.042। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, 6.86 हो गया। ये हमारे यहाँ पे लोग, ये हमारा एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 10। लोग 10 की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1, यानी कि 6.86 प्लस 1, तो ये हमारा कितना हो गया 7.86। तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, 7.86। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सेलुलोज इज ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज विच इज मेड बाय फिल इन द ब्लैंक्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब यहाँ पे हमारा क्या बताना है कि जो हमारा सेलुलोज है वो हमारा ग्लूकोज तो बना होता है, लेकिन उसके अंदर हमारे कौन से टाइप का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा सेलुलोज है, सेलुलोज के अंदर हमारे जो ग्लूकोज यूनिट है वो हमारे किसके थ्रू यहाँ पे एक दूसरे से बाउंड होती है, β1,4 लिंकेज के थ्रू। तो बस यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होना है। अब जब यहाँ पे हम ऑप्शंस को देखते हैं तो ऑप्शन के अंदर जो हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, इसके अंदर ये वाली जो हमारी यहाँ पे चीज है ना, ये हमें यहाँ पे ठीक तरीके से दिखाई नहीं हुई। तो मे भी हो सकता है कि ये कोई प्रिंटिंग एरर हो या फिर हमारे कुछ इस टाइप से एरर हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो हमारी ऑफिशियल आंसर की है उसके अंदर हमें बी ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे बी ऑप्शन को देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है कि फोर्थ ऑप्शन के अंदर तो यहाँ पे देखो हमें अल्फा ठीक तरीके से प्रोवाइड है। ठीक है, हम पे में जो हमारा करेक्ट यहाँ पे आंसर होना चाहिए वो हमारा क्या होगा, β1,4 लिंकेज, यानी कि 1,4 हमारा यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हमारा 1,2 दिया हुआ है इनकरेक्ट, यहाँ पे हमारा 1,4 दिया हुआ है तो ये हमारा करेक्ट हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें यहाँ पे पता नहीं है कि ये हमारा यहाँ पे बीटा है अल्फा है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे हो गया अल्फा, ये हमारा हमें नहीं पता कि अल्फा बीटा क्या है, लेकिन यहाँ पे 1,6 हो गया तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पे हमारा 1,4 है। अब दो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे बचते हैं 1,4 के लिए, यहाँ पे हमारा 1,4 है, यहाँ पे भी हमारा 1,4 है, ये हमारा पक्का हमारा अल्फा 1,4 हो गया, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। बचा हमारा कौन सा, सेकंड ऑप्शन। तो यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। बाकी यहाँ पे हमें करेक्टली दिख नहीं रहा, तो ये मे भी हो सकता है कि यहाँ पे हमारा कुछ और भी रखा हो सकता है, लेकिन हमें इतना पता है कि सेलुलोज के अंदर हमारी β1,4 लिंकेज होगी, जो भी आएगा β1,4 ही आएगा बस। तो इसलिए हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हम लेके चल सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द साई एंगल इन प्रोटीन बैकबोन। जो प्रोटीन बैकबोन होती है, प्रोटीन बैकबोन किसकी बनी होगी, अमीनो एसिड्स की। एक अमीनो एसिड, सेकंड अमीनो एसिड, थर्ड अमीनो एसिड। ठीक है, तो जो हमारे अमीनो एसिड यहाँ पे होते हैं उसके अंदर जो हमारा साई एंगल है ना, वो हमें यहाँ पे बताना है कि साई एंगल हमारे यहाँ पे कौन सा होगा। ठीक है, तो साई एंगल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, देखिए जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन के अंदर हमने जैसे बताया कि डिफरेंट हमारे अमीनो एसिड होते हैं, जैसे कि ये हमारा अमीनो एसिड हो गया। ठीक है, ये सी अल्फा, जो सेंटर वाला हमारा जो कार्बन होगा उसको हम अल्फा यहाँ पे लिख देते हैं। इसके साथ क्या होता है कि एक हमारी साइड चेन होती है, एक हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, एक तरफ इसके यहाँ पे क्या होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, और एक हमारा यहाँ पे अमीन ग्रुप होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो इसकी कार्बोक्सिल ग्रुप होगा ये क्या करता है, ये हमारे यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, किसके साथ, जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे हमारा अमीनो एसिड होगा उसकी अमीनो ग्रुप के साथ। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, ये हमारा फिर से यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ, ये हमारा यहाँ पे आर ग्रुप, और ये फिर से यहाँ पे इसके लिए सी, हमारा यहाँ पे जो सी डबल हो गया। ठीक है, तो ये फिर से क्या करेगा, नेक्स्ट वाले के साथ यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे अगर हम बैकबोन की बात करें तो ये हमें बैकबोन यहाँ पे ऑब्टेन होती है, और इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा ये पेप्टाइड बॉन्ड था, ठीक है, ये तो हमारा कौन सा होगा, ओमेगा। ये तो हमारा क्या हो गया, ओमेगा बॉन्ड।
उसके अलावा जो हमारा सी अल्फा और सी के बीच में सी ओ जो हमारा यहाँ पे है, इसके बीच का जो हमारे यहाँ पे बॉन्ड होता है ना, वो हमारा कौन सा होता है, साई बॉन्ड। जैसे कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हो, सी अल्फा और सी ओ के बीच में जो हमारा बॉन्ड होगा, ये हमारा कौन सा हो गया, साई हो गया। ठीक है, जो सी अल्फा और एन के बीच में जो हमारा बॉन्ड होगा, ये हमारा किसका बना, ये हमारा कौन सा होगा, फाई बॉन्ड। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, साई, और ये हमारा क्या हो गया, फाई। ठीक है, तो ये हमारा फाई बॉन्ड, ये हमारा साई बॉन्ड, ये हमारा सॉरी ये हमारा फाई बॉन्ड, ये साई बॉन्ड, और ये हमारा ओमेगा बॉन्ड। हमें बताना कौन सा था, हमें यहाँ पे बताना था साई। तो साई हमारा यहाँ पे कौन सा हो गया, जो हमारा सी अल्फा और सी के बीच में होगा। तो यहाँ पे मैं सी अल्फा और सी दिए हुए हैं, इसकी साइड में हमारे यहाँ पे एन दिए हुए हैं, तो एन तो यहाँ पे हो गई, ये भी हमारा एन हो गया, ये भी हमारा एन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बाकी अगर हम यहाँ पे ऑप्शन को देखिए तो यहाँ पे मैं क्या दिया हुआ है, सी एन के बीच में नहीं, ये वाला नहीं होगा, सी अल्फा और सी के बीच में हमारे यहाँ पे बॉन्ड होगा ये। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा एन और सी अल्फा, ये भी नहीं होगा, सी अल्फा और सी यहाँ पे हमें दिया हुआ है देखो। लेकिन इसके जो साइड में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें नाइट्रोजन, यहाँ पे हमें ऑक्सीजन दिया हुआ है। यहाँ पे भी हमारा क्या होना चाहिए था, नाइट्रोजन होना चाहिए था। यहाँ पे क्या है हमारा, नाइट्रोजन ही तो है। ठीक है, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। तो जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होता है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू वैलिडेट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन है उसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए जो हम यहाँ पे मेथड को यूज करेंगे, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर की वैलिडेशन के लिए, तो वो हमारा कौन सा मेथड होता है, रामाचंद्रन प्लॉट के थ्रू। ठीक है, जो हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं उसके अंदर, जैसे कि अभी हमने बात की ना फाई और साई एंगल की, तो इन्हीं फाई साई एंगल के थ्रू हम क्या करते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को यहाँ पे वैलिडेट करते हैं। वो हमारा कौन सा होता है, रामाचंद्रन प्लॉट। तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है, जीन दैट आर रिलेटेड थ्रू द जीन डुप्लीकेशन इवेंट आर। जो हमारे जीन डुप्लीकेशन के थ्रू जो हमारे जीन से एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, वो हम यहाँ पे बताने कि कौन से हमारे होंगे। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, ऑर्थोलॉग में दिया हुआ है। ऑर्थोलॉग हमारे क्या होते हैं कि जैसे कि हमारे डिफरेंट स्पीसीज के अंदर अगर हमारा सेम फंक्शन के लिए हमारा कोई जीन है, ठीक है, हमारा कोई सेम प्रोटीन है, तो वो हमारा किस में आ जाएगा, ऑर्थोलॉग के अंदर। जैसे कि जो हमारा ह्यूमन हिस्टोन H1.1 है, और जो हमारा चिपेंजी हिस्टोन H1.1 है, तो ये हमारे किसके अंदर आएंगे, ऑर्थोलॉग के अंदर। तो ये तो हमारे यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि जो डुप्लीकेशन से हमारा जो आता है ना, वो हमारे कौन से होंगे यहाँ पे, जैसे कि ये हमारी डुप्लीकेशन हुई तो दो टाइप के हमारे यहाँ पे हिस्टोन बने, हिस्टोन H1.1 1.2। तो ये हमारे कौन से होते हैं, ये हमारे होते हैं पैरालोग, जो फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑर्थोलॉग यहाँ पे नहीं होगा। होमोलॉग की अगर हम यहाँ पे बात करें तो होमोलॉग हमारे कौन से होते हैं, जो हमारे पैरालोग और जो हमारे ऑर्थोलॉग होंगे। ठीक है, सॉरी पैरालोग नहीं, जो हमारे ऑर्थोलॉग और एनालॉग होते हैं, ये दोनों हमारे किसकी फॉर्मेशन करते हैं, होमोलॉग की। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमारे यहाँ पे एनालॉग दिए हुए हैं, एनालॉग हमारे क्या होते हैं, एनालॉग जो हमारे किसी अलग ही हमारे यहाँ पे दूसरी स्पीसीज से अगर सेम फंक्शन कर रहे हैं और उनका जो एंसेस्टर है वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो वो हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, एनालॉग के अंदर। तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। तो फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, ए जेनेटिस्ट इंटरेस्टेड इन immune function induced random mutation in a number of specific gene in mice and then determine which of the resulting mutant have impaired the immune function. This approach is an example of। अब यहाँ पे क्या है कि कोई यहाँ पे एक साइंटिस्ट था और वो क्या कर रहे हैं, वो इम्यून फंक्शन के ऊपर इंटरेस्ट है, और वो क्या कर रहे हैं, इंटरेस्टेड इन इम्यून फंक्शन इंड्यूस्ड रैंडम म्यूटेशन। जो इम्यून फंक्शन है उसके अंदर जो रैंडम यहाँ पे म्यूटेशन यहाँ पे इंड्यूस हो रही है इन ए नंबर ऑफ स्पेसिफिक जीन इन माइस एंड दैट डिटरमाइन विच ऑफ द रिजल्टिंग म्यूटेंट माइस हैव इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन। पहले तो क्या किया कि उनके अंदर म्यूटेशन कोज हुई, और उसको किस म्यूटेंट के थ्रू, किसके अंदर या फिर कौन से हमारे केमिकल के थ्रू वो हमारे जो म्यूटेशन हुई है उसको वहां पे हम इम्पेयर कर रहे हैं। रिजल्टिंग म्यूटेंट हैव इम्पेयर्ड द इम्यून फंक्शन, उसको वो रिप्लेस, उसको वो ठीक कर रहे हैं। तो वो मैं यहाँ पे बताना है कि ये जो हमारी अप्रोच है ना फंक्शंस को यहाँ पे डिटेक्ट करने के लिए, तो वो हमारी अप्रोच किसके अंदर आएगी। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट यहाँ पे हमने म्यूटेशन कोज की और उसको बाद में हम क्या कर रहे हैं, ठीक भी कर रहे हैं, और इसकी हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो ये हमारा किसके अंदर है, रिवर्स जो हमारे यहाँ पे म्यूटेशन होती है, और इसके लिए हमारी जो अप्रोच रहती है वो हमारी कौन सी होती है, रिवर्स जेनेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है, ए साइंटिस्ट चूज निकल एंटीए एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी टू प्योरीफाई ए रिकम्बिनेंट प्रोटीन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैग वाज प्रेजेंट इन हिज रिकम्बिनेंट प्रोटीन। देखो यहाँ पे मैं क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे हमारा एक एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के अंदर यहाँ पे हमें निकल एंटीए को क्या करना है, प्योरीफाई करना है। ठीक है, टू रिकम्बिनेंट प्रोटीन। तो इसके लिए हमारा कौन सा टैग हमारा यहाँ पे यूज होगा रिकम्बिनेंट प्रोटीन के अंदर, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो ये जब हमने एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस किया था अपने मेथड्स इन बायोलॉजी लेक्चर सीरीज के अंदर,
तो वहां पे भी हमने आपको बताया था कि ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, कई बार इसके रिगार्डिंग हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो हमारे निकल एंटी रहते हैं ना, इसके लिए जो हमारी एफिनिटी शो करेंगे वे हमारे कौन से होते हैं, हिस्टिडीन्स। हिस्टिडीन क्या करेगा, जो हमारे निकल एंटी है उसके साथ हमारी एफिनिटी शो करते हैं, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन होगा हेक्सा हिस्टिडीन, यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है। बाकी अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफेरेज, ये हमारा किसके साथ एफिनिटी शो करता है, ग्लूटाथायोन के साथ। नाम के अंदर ही हमें पता है यहाँ पे ग्लूटाथायोन। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है सेकंड ऑप्शन के अंदर फ्लैग। फ्लैग हमारे कौन से होते हैं, जो हमारे रिकम्बिनेंट एंटीबॉडीज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है मेल्टोज बाइंडिंग, ये हमारा किसके साथ होगा, माल्टोज के साथ। और यहाँ पे हमारा हेक्साहिस्टिडीन, ये हमारा किसके साथ होगा, निकल के साथ। तो फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है ड्यूरिंग यूकारियोटिक रेप्लिकेशन fill in the blanks degrade the RNA primer by 5 prime to 3 prime exonuclease activity। जब यूकारियोट्स के अंदर रेप्लिकेशन होती है, ठीक है, रेप्लिकेशन जैसे कि ये हमारे यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस हो रही है, ये हमारा टेम्पलेट हो गया 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। तो यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम हमारा यहाँ पे क्या होता है, डीएनए की सिंथेसिस होगी। और जब डीएनए की सिंथेसिस होती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारा पोलीमरेज होता है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है ये, कि जो हमारा पोलीमरेज होगा ना, ये हमारा डी नोवो सिंथेसिस यहाँ पे नहीं कर पाता। तो डी नोवो जब ये सिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें प्राइमर को यहाँ पे बाइंड करवाना पड़ता है, जो कि हमें क्या करेगा, यहाँ पे हमें 3 प्राइम हमें प्रोवाइड करके देगा, ठीक है। ये जो 3 प्राइम ओएच है, ये हमें यहाँ पे क्या करेगा, पॉलीमरेज को यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। और इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे फर्दर हमारे डीएनए जो हमारे बेसिस रहेंगे उनकी एडिशन यहाँ पे होती रहेगी। तो जब यहाँ पे हमारा जो आरएनए, अब ये जो प्राइमर है ये हमारा किस फॉर्म का होता है, ये हमारा होता है आरएनए। तो हमें यहाँ पे सिंथेसिस हम क्या कर रहे थे, डीएनए की। तो जो हमारा ये प्राइमर यहाँ पे होता है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे एक टेम्पलेट हो गया, इसके अंदर हमारा बीच में ये प्राइमर आ जाता है, ठीक है। तो इस प्राइमर को हमें क्या करना पड़ेगा, अब डीएनए के बीच में आरएनए का क्या काम, तो इस आरएनए को हमें क्या करना है, रिमूव करना पड़ेगा, आरएनए रिमूवल। तो आरएनए रिमूवल के लिए हमारा यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे दो एंजाइम यूज होते हैं। एक हमारा होता है यहाँ पे आरएनएच H1, और एक हमारा यहाँ पे होता है FEN1, फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1। FEN का मतलब क्या होगा, फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1, ठीक है। जो फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1 होता है ना, इसका काम क्या होता है कि जो हमारी आरएनए है, इसके अंदर देखो आरएनए ये तो है नहीं कि सिर्फ हमारे यहाँ पे एक ही बेस होगा, तो ये आरएनए हमारे मल्टीपल बेसिस के बने होंगे, और इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे यहाँ पे डीएनए होगा। तो जो ये बाकी के हमारे जो आरएनए है ना, ये जो बेसिस रहेंगे आरएनटीपीज, इनको तो कौन रिमूव कर देगा, हमारा जो एफईएन होगा। लेकिन लास्ट जो हमारे यहाँ पे आरएनए और डीएनए के बीच का जो यहाँ पे बॉन्ड होगा, उसको ब्रेक करने के लिए हमारा कौन होता है, आरएनएच एच। जो ये आरएनए डीएनए हाइब्रिड है, उसको ब्रेक कौन करेगा, जो हमारा आरएनएच एच होगा। लेकिन यहाँ पे तो हमें क्या करना है, उसको डिग्रेड करना है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के थ्रू। तो ये जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है ना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये हमारी किसकी होती है, जो हमारा फ्लैप एंडोन्यूक्लियस होगा। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, द प्रेजेंस ऑफ कार्डियोलिपिन इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ। जो कार्डियोलिपिन है वो हमारा कहाँ पे में देखने को मिलता है, ये हमारा एक्सक्लूसिवली माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन के अंदर में देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन। और ये वहाँ पे क्या करता है, स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करेगा और वहाँ फंक्शन को भी मेंटेन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा किसके साथ मैच होगा, जो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे दिया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी कहाँ पे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, द एंजाइम यूज्ड टू प्रिवेंट द अनवांटेड सेल्फ लाइगेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल ड्यूरिंग क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट। जो हमारे क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट होते हैं उसके अंदर जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है उसकी सेल्फ लाइगेशन को यहाँ पे प्रिवेंट करने के लिए हमारा कौन सा एंजाइम यहाँ पे यूज होगा, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो उसके लिए हमारा कौन सा एंजाइम यूज होता है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज होता है ना, ये हमारा क्या करेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे यहाँ पे एक डीएनए लीनियर डीएनए में यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा फॉस्फेट है, ये हमारा OH है, ये हमारा फॉस्फेट, ये हमारा OH। तो वैसे तो इसकी क्या हो जाती है, यहाँ पे सेल्फ लाइगेशन हो जाती है और ये हमारा सर्कुलर डीएनए की फॉर्मेशन कर देता है। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, एल्कलाइन फॉस्फेट को यहाँ पे यूज करेंगे, और एल्कलाइन फॉस्फेटेज हमारा क्या करेगा, जो ये फॉस्फेट है ना, इनको यहाँ पे रिमूव कर देगा। और इनके रिमूवल से क्या होगा कि यहाँ पे भी हमारा OH आ जाएगा, बस यहाँ पे हमारा OH आ गया। तो इसकी यहाँ पे सेल्फ लाइगेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे टर्मिनल फॉस्फेटेज हमें दिया हुआ है, जो कि हमारा यहाँ पे यूज होता है NHEJ के अंदर, नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग के अंदर हमारा ये यूज होता है मेजरली। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये तो हमारा फॉस्फेट रिमूवल के लिए तो हमारा इसका कोई रोल है नहीं, ये तो हमारा RNA टू DNA हमारा काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है टर्मिनल प्रोक्सीडेज, तो ये भी हमारे यहाँ पे यूज नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इन जीनोमिक्स एक क्वांटिज मीन्स, एक जो क्वांटिज है ना वो हमारा क्या होता है, वो हमें यहाँ पे बताना है।
तो कॉन्टेज हमारे सिंपली क्या होते हैं, ये हमारे डीएनए स्ट्रेचेज होंगे, ठीक है, जो कि एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, और इनको हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक कॉन्टिन्यूस डीएनए सीक्वेंस को यहाँ पे सिंथेसिस उसकी कर पाएंगे। जैसे कि ये हमारे यहाँ पे यहाँ तक हमारा ये वाला कॉन्टेज यूज हो जाएगा, ये हमारा एक और हो गया, ये हमारा एक और हो गया, तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूस डीएनए सेगमेंट की यहाँ पे फॉर्मेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इस सेट ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट दैट फॉर्म ए कंटीन्यूअस स्ट्रेच ऑफ डीएनए, तो यही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे रीड्स हो सकते हैं, और ये हमारे यहाँ पे क्या होंगे, कंटीज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है द हाइपोक्रोमिक इफेक्ट इज यूज टू एस्टिमेट द मेल्टिंग टेम्परेचर फॉर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इट अराइजेज व्हेन, बिकॉज। तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमें हाइपोक्रोमिक इफेक्ट के लिए हमें बताया हुआ है कि जो हाइपोक्रोमिक इफेक्ट है, ठीक है, उसको हम किसके लिए यूज करते हैं, टू एस्टिमेट द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसके मेल्टिंग टेम्परेचर को हम यहाँ पे एस्टिमेट करने के लिए यहाँ पे हम हाइपोक्रोमिक इफेक्ट को यूज करते हैं। हाइपोक्रोमिक इफेक्ट क्या होता है कि जैसे कि हमारे यहाँ पे डीएनए हो गया, और डीएनए की हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, हम एब्जॉर्बेंस को हम यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे हम यहाँ पे टेम्परेचर को राइज करते जाएंगे, ठीक है, तो जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो क्या होगा, डीनेचर होता जाएगा, और ये हमारा सिंगल स्ट्रैंड की फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट होता जाएगा। तो जितना ज्यादा ये सिंगल स्ट्रैंड होगा उतना ये क्या करेगा, यूवी लाइट को यहाँ पे एब्जॉर्ब करता रहेगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा हमारा सिंगल स्ट्रैंड हुआ, जैसे कि ज्यादा यहाँ पे टेम्परेचर किया, उतनी ज्यादा क्या होगी, यहाँ पे जो यूवी की एब्जॉर्प्शन है वो भी हमारे यहाँ पे इंक्रीज होगी, क्योंकि जैसे जैसे हम यहाँ पे टेम्परेचर को राइज करेंगे तो जो यहाँ पे डीएनए होगा डबल स्ट्रैंडेड वो हमारा डीनेचर होता जाएगा, सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होता जाएगा, और जितना ज्यादा सिंगल स्ट्रैंड में होगा उतनी ज्यादा यूवी को भी एब्जॉर्ब करेगा। तो यही हमारा क्या होता है, हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। जब हमारा डबल स्टैंडर्ड में था तो यहाँ पे ये कम यूवी को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा था, और जब ये सिंगल स्टैंड में हुआ तो ये ज्यादा यूवी को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन को अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या दिया हुआ है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज मोर कलरफुल देन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। नहीं, कलरफुल का यहाँ पे हमारा ऐसा कोई रोल नहीं है। स्टैक्ड बेसिस इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए एब्जॉर्ब लेस यूवी लाइट देन अनस्टैक्ड बेस इन द सिंगल स्टैंड डीएनए। बिल्कुल ठीक है, जब हमारे स्टैक फॉर्म में होंगे, ये डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे, तो भी यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे डीएनए होगा वो लेस यूवी लाइट को यहाँ पे ऑब्जर्व करेगा, और जब ये सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हो जाएंगे, अनस्टैक्ड फॉर्म में होंगे, तो ये ज्यादा लाइट को यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। तो सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है डबल स्टैंडर्ड आरएनए एब्जॉर्ब, सॉरी डबल स्टैंडर्ड डीएनए एब्जॉर्ब मोर यूवी लाइट। डबल स्टैंडर्ड वाले हमारे मोर लाइट को यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे देन सिंगल स्टैंड, ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। सिंगल स्टैंड वाले ज्यादा करेंगे एज कम्पेयर टू डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज लेस कलरफुल। नहीं, कलरफुल का ऐसा कोई रोल नहीं है यहाँ पे, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट। जो हमारा सेकंड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी सेपरेट प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ। जो हमारी जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी होती है वो हमारी प्रोटीन को किस बेसिस पे सेपरेट करती है, हमने जैसे पीछे ही बताया था, साइज के बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस क्या देखते हैं तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, चार्ज। चार्ज हमारा कब होता है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के अंदर, तो इनकरेक्ट। हाइड्रोडायनेमिक वॉल्यूम। हाइड्रोडायनेमिक वॉल्यूम हमारी क्या होती है, जो एक्चुअल में जो हमारा प्रोटीन है उसने एक सॉल्यूशन के अंदर जो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है, वो उसकी क्या होती है, हाइड्रोडायनेमिक वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमारा वो साइज को सिग्निफाई कर रहा है, तो यही हमारे यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे एफिनिटी टैग, ये हमारा कब होता है, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के अंदर। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे हाइड्रोफोबिसिटी, तो ये हमारा कब होता है, पोलैरिटी बेस्ड क्रोमेटोग्राफी के अंदर। तो ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, फेक मेडिसिन आर न्यूसेंस दैट सैटर द फेथ ऑफ पेशेंट इन मेडिसिन एंड इनहेंस द इमरजेंस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस। ए मेडिसिन इज लाइकली टू बी फेक इफ। अब यहाँ पे मैं क्या दिया हुआ है कि जो हमारा फेक मेडिसिन होती है वो क्या करती है, अब वो क्या करेगी, जो पेशेंट है ना उसके जो मेडिसिन के अंदर जो फेट है ना, ठीक है, जो उसको विश्वास है मेडिसिन के ऊपर कि मैं मेडिसिन लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, तो उसको वो क्या कर देते हैं, सेटर कर देती है, ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि उसके अंदर खुद के लिए जो रेजिस्टेंस, ड्रग रेजिस्टेंस है वो वहाँ पे जनरेट हो जाते हैं। अब जो फेक मेडिसिन जो होती है, ए मेडिसिन इज लाइकली टू बी फेक इफ, तो यहाँ पे मैं बताना है कि जो फेक मेडिसिन है उसकी क्या प्रॉपर्टी रहेगी। अब देखो, फेक मेडिसिन हमारी कब होगी, जब उसकी जो कंपोनेंट वगैरह अगर बिल्कुल उसके जो कंपोनेंट है, ठीक है, वो बिल्कुल सेम होंगे, तो वो क्या करेंगे, नॉर्मल की तरह ही काम करेंगे, वो तो वहां पे ठीक हो जाएगा। लेकिन हमें वो ठीक तो करना नहीं है। तो जो में फेक मेडिसिन है ना, वो बस हमें दिखना एक रियल की तरह चाहिए, लेकिन वो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, वो हमारा फेक होना चाहिए। उसके जो कंपोनेंट्स है वो हमारे डिफरेंट होने चाहिए, या फिर जो कंपोनेंट अगर है भी तो जो उनकी कंसेंट्रेशन है वो डिफरेंट होनी चाहिए। जो फेक मेडिसिन है ना, इसको यहाँ पे चेक करने के लिए हमारा क्या होता है, यहाँ पे हम मेजरली एचपीएलसी को यूज करते हैं। और एचपीएलसी के अंदर हमारी दो प्रॉपर्टी होती है, एक हमारी होती है पीक इंटेंसिटी, और एक हमारी यहाँ पे होती है रिटेंशन टाइम।
रिटेंशन टाइम जो है ना वो हमें बताता है कि जो हमारे कंपोनेंट है वो किस किस मिक्सचर के अंदर, किस कंटेंट के अंदर है। ठीक है, कंपोनेंट मिक्सचर की कंसंट्रेशन के बारे में बताएगा ये, कंसंट्रेशन। और जो पीक है ना ये हमें बताता है कि कितनी अमाउंट में ये है। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर उनके जो, अगर ये पीक और रिटेंशन टाइम अगर ये दोनों ही सेम हो जाएंगे तो वो हमारे वहाँ पे फेक रहेगी नहीं। तो ये हमारे क्या होना चाहिए, वहाँ पे डिफरेंट होने चाहिए। तो जैसे कि अगर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन की बात करें, सेम पीक इंटेंसिटी एंड सेम रिटेंशन टाइम आर नॉट ऑब्जर्व्ड ऑन इंजेक्शन ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ द टेस्ट एंड स्टैंडर्ड सैंपल ऑन एचपीएलसी। बस यही हमारा होना चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, चिप ऑन चिप ए टेक्निक है दैट कंबाइन क्रोमेटिन इम्यून प्रेसिपिटेशन विद माइक्रो एरे इज यूज टू आइडेंटिफाई। जो हमारी चिप ऑन चिप जो हमारी टेक्निक रहती है, चिप ऑन चिप टेक्निक, ये हमारी किसकी बनी होती है, ये हमारी होगी चिप प्लस जो माइक्रो एरे टेक्निक होती है, माइक्रो एरे। तो जो चिप टेक्निक होती है उसके अंदर क्या करते हैं हम कि जो क्रोमेटिन है इसके साथ जो प्रोटीन है इसकी इंटरेक्शन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, इसी को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। जो माइक्रो एरे होते हैं इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारा सैंपल है उसके अंदर हमारे किस किस सीक्वेंसेस के हमारे यहाँ पे सैंपल रखे हो। जैसे कि हमारे यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक हमने यहाँ पे सरफेस लिया, सरफेस के साथ हमने यहाँ पे अलग अलग न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे अटैच कर दिया। जो हमारा सैंपल होगा ना उसके अंदर हम चेक करेंगे कि हमारे कौन कौन से सीक्वेंसेस के हमारे यहाँ पे फ्रेगमेंट है, वो हमारा क्या हो जाएगा, माइक्रो एरे के अंदर हमारे यहाँ पे होता है। तो इन दोनों को अगर हम यहाँ पे कंबाइन कर देते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारा प्रोटीन है, ठीक है, या फिर जो हमारे ऐसा कोई डीएनए सीक्वेंसेस है, क्रोमेटिन हमारा क्या होता है, डीएनए सीक्वेंसेस रहेगा। तो हमारा कोई अगर ऐसा डीएनए सीक्वेंसेस है, पहले तो हमने क्या किया, उस पर्टिकुलर डीएनए को यहाँ पे हमने क्या कर लिया, डिटेक्ट कर लिया, जो कि हमारा प्रोटीन के साथ यहाँ पे रिएक्ट हो रहा है। और बाद में हम क्या करते हैं, इसकी सीक्वेंसिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे मैच कर रहे हैं, इन दोनों को अगर हम यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं कि जो हमारे डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग, यानी कि जो हमारे प्रोटीन है, प्रोटीन हमारे कौन से होंगे, जैसे कि यहाँ पे हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो सकते हैं। तो जो हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ जो हमारे यहाँ पे डीएनए सीक्वेंसेस या फिर हमारे जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है वो हमारा जो बाइंड कर रहा है, ठीक है, एक प्रमोट रीजन के अंदर, जैसे कि हमने एक माइक्रो एरे में क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे उस सीक्वेंस को यहाँ पे डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, जो कि हमारा क्या होगा, प्रमोटर के साथ होगा। प्रमोटर के साथ का मतलब क्या होगा, हमें प्रमोटर के तो देखो सीक्वेंस का हमें पता है, अब हमें चेक करना है कि जो हमारा प्रमोटर है ना वो कौन सा प्रमोटर हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ हमारे यहाँ पे बाइंड कर रहा है। तो वो बाइंडिंग हमने किसके साथ चेक कर ली, क्रोमेटिन के जो चिप टेक्निक है, और माइक्रो एरो के साथ हमने क्या कर लिया कि प्रमोटर को हमने यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, प्रोटीन कोडिंग रीजन इन द जीनोम। देखो प्रोटीन कोडिंग रीजन को तो हम यहाँ पे डायरेक्टली चिप के थ्रू तो हम यहाँ पे नहीं बता सकते, यहाँ पे तो हमें क्या करना था, यहाँ पे हमें प्रोटीन और जो हमारा क्रोमेटिन है उसकी इंटरेक्शन को यहाँ पे हमें डिटेक्ट करना है, क्रोमेटिन यानी कि डीएनए के लिए। तो यहाँ पे इसके लिए तो ये तो हमारा एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, तो ये तो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग रीजन इन द प्रोमोटर, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, जो हमारा एक स्पेसिफिक, जरूरी नहीं है यहाँ पे प्रमोटर की हम बात करें, कोई भी हमारा पर्टिकुलर यहाँ पे सीक्वेंस हो सकता है। प्रमोटर तो जस्ट हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, तो कोई भी हमारा सीक्वेंसेस है तो उसके अंदर जो हमारा एक पर्टिकुलर प्रोटीन के साथ अगर हमारा कोई हमारा क्रोमेटिन अगर बाइंड हो रहा है तो उसको वहां पे डिटेक्ट करने के लिए हम किसको यूज कर सकते हैं, चिप ऑन चिप टेक्निक का। तो सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रोटीन मोटिव इन्वॉल्व इन द प्रोटीन प्रोटीन इंट्रेक्शन, नहीं, प्रोटीन प्रोटीन इंट्रेक्शन हमारे यहाँ पे नहीं होगा। माइक्रो एरे कोडिंग जीन्स, ये भी हमारा माइक्रो आरएनए कोडिंग जीन, ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। तो जो हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होता है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है, यू हैव एन एसे मेथड दैट कैन एस्टिमेट कंपाउंड ए अप टू लेवल 10 mg/ml if you need to modify it so that you can estimate 0.1 mg/ml, you need to improve upon that। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हुआ है कि यहाँ पे हमारा एक एसे है जिससे हम क्या करते हैं कि हमारा जो कंपाउंड ए है उसकी कंसेंट्रेशन को, अगर उसकी कंसेंट्रेशन 10 mg/ml भी होती है तो भी हम उसको क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। अब जो यहाँ पे इसकी जो एक्यूरेसी है, जो हम यहाँ पे जो ये 10 mg/ml है, ठीक है, अगर हमें यहाँ पे इससे भी कम कंसंट्रेशन पे इसको डिटेक्ट करना हो, जैसे कि अभी हमारा जो एसे है ना वो हमारा क्या है कि वो हमारा 10 mg/ml तक डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, इसको इंप्रूव करके इसको 0.1 mg तक लेके जाना है। कि अगर हमारा 1 ml के अंदर अगर हमारा 0.1 mg पे हमारा यहाँ पे कंपाउंड ए होता है तो उसको हम डिटेक्ट कर पाए, तो हमें एसे की कौन सी जो इसकी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, किसको हमें इंप्रूव करना पड़ेगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे हमारा सिंपली हमें क्या पता चल रहा है कि एसए से हमें क्या करना है कि हमें एक लोअर अमाउंट को भी हमें डिटेक्ट करना है। और जब हम इस तरीके से हमारी जो
प्रॉपर्टी रहती है ना कि हमारी कितनी अमाउंट को हम यहाँ पे डिटेक्ट कर पा रहे हैं, तो वो हमारा क्या होता है, सेंसिटिविटी होता है। वो हमारा क्या होगा, सेंसिटिविटी। मतलब कितनी कम अमाउंट को यहाँ पे हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं उतनी ही ज़्यादा हमारी क्या होगी, सेंसिटिविटी होगी। यानी कि जितना माइन्यूट अमाउंट, ठीक है, और जितनी माइन्यूट अमाउंट को यहाँ पे हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं उतनी ही ज़्यादा हमारे यहाँ पे क्या होगी, सेंसिटिविटी होती जाएगी। ठीक है, एक मिनट, जितनी माइन्यूट अमाउंट होगा, जितनी माइन्यूट अमाउंट उतनी ही ज़्यादा सेंसिटिविटी। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी होती है प्रॉपर्टी, सेंसिटिविटी। अगर हम यहाँ पे बात करें एक्यूरेसी के लिए, एक्यूरेसी हमारा क्या बताता है कि एररनेस को बताएगा कि जो हमने यहाँ पे ये जो हम सैंपल की बात कर रहे हैं ना 0.1 या फिर 10 mg पर ml के लिए, तो ये हमें बताना है कि ये जो हमारा 10 mg सैंपल है वो हमारा बिल्कुल हमारा कंपाउंड ए ही है, इसके साथ कोई दूसरा मिक्सर यहाँ पे नहीं है, कोई हमारा कंपाउंड बी नहीं है, इसके साथ सी नहीं है। तो वो हमारा किसके अंदर आता है, एक्यूरेसी के अंदर, कि जो हमारा यहाँ पे जो कंपाउंड ए है वो हमारा कितना प्योरीफाई है। और अगर हमें प्योरीफाई को यहाँ पे इंप्रूव करना होता तो वो हमारा किसके अंदर आता है, एक्यूरेसी के अंदर। रिएक्टिविटी हमारा क्या होता है, रिएक्टिविटी की किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ कितना हमारा रिएक्ट हो रहा है, लेकिन ये यहाँ पे रिएक्शन का हमारा कुछ दिया नहीं हुआ। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें स्पेसिफिसिटी के लिए, तो स्पेसिफिसिटी हमारा क्या होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे एक्यूरेसी की हम बात कर रहे हैं ना, तो वही हमारा स्पेसिफिसिटी होता है। जैसे कि हमारा जो पर्टिकुलर जो हमारा कंपाउंड ए है वो हमारा कितना स्पेसिफिक यहाँ पे हमें अब्जॉर्ब हो रहा है, कितना हमें वहाँ पे रिटेन हो रहा है, तो वही हमारा क्या होता है, स्पेसिफिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सेंसिटिविटी यहाँ पे इंक्रीज करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे हमें लोअर अमाउंट को डिटेक्ट करना है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, a 20-mer peptide composed of all 20 coded stranded amino acids was hydrolyzed with 6 NHCl. However, only 17 amino acids were detected when the hydrolysis was analyzed by chromatography. The three missing amino acid will be. अब यहाँ पे हमारा क्या था कि हमारे पास एक 20 अमीनो एसिड का एक प्रोटीन था, ठीक है, और इस प्रोटीन को हमने क्या किया, इस 20 अमीनो एसिड के अंदर जो हमारे 20 टाइप के जो हमारे अमीनो एसिड होते हैं ना, वे सारे के सारे यहाँ पे प्रेजेंट थे। जो हमारे 20 टाइप के अमीनो एसिड है उन्हीं का हमने क्या किया, एक प्रोटीन यहाँ पे बनाया और उसको हमने क्या किया, 6 NHCl के थ्रू हमने उसको एनालाइज किया। जैसे कि 6 NHCl क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड होंगे उनको ब्रेक कर देगा, जिससे कि हमारे सारे के सारे अमीनो एसिड एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और हमने क्या बताया था कि यहाँ पे हमारे 20 टाइप के अमीनो एसिड है। तो जब हमने इसको यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के थ्रू इनको जब हमने यहाँ पे एनालाइज किया, तो वहाँ पे हमें सिर्फ 17 टाइप के ही अमीनो एसिड हमें ऑब्टेन हुए। होना तो क्या चाहिए था, हमारे सारे के सारे अमीनो एसिड में यहाँ पे डिटेक्ट होने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ यहाँ पे 17 अमीनो एसिड में यहाँ पे डिटेक्ट हुए। तो हमें बताना है कि कौन से हमारे अमीनो एसिड यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हुए होंगे। तो क्या होता है कि जो हमारे डिफरेंट अमीनो एसिड है, मैक्सिमम तो देखो जो हमारे 17 टाइप के जो हमारे अमीनो एसिड है वो तो क्या हो जाएंगे, उनके बीच का जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो हमारा ब्रेक हो जाता है। ठीक है, जो हमारे 20 टाइप के उनमें से 17 टाइप के तो हमारे जो यहाँ पे हमें ऑब्टेन हो रहे हैं, उनके तो हम यहाँ पे नॉर्मली पेप्टाइड बॉन्ड को हम यहाँ पे हाई HCl कंसंट्रेशन से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन 3 हमारे ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो कि हम यहाँ पे जो डिटेक्ट नहीं हो रहे हैं ना, उनमें से हमारे फर्स्ट क्या होता है, ग्लूटामाइन, एक हमारा होता है एस्पर्जिन। ठीक है, तो जो हमारे ग्लूटामाइन और जो हमारे एस्पर्जिन होते हैं ना, ये जब हमारे HCl के अंदर अगर हम यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन इसके रख रहे हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, ये हमारे जो अमाइडेशन लिंकेज के थ्रू ये कि हमारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड के अंदर। तो इसी वजह से ये क्या हो गया कि ये जो हमारे ग्लूटामाइन हमारे यहाँ पे ऑलरेडी थे वो हमारे किस में कन्वर्ट हो गए, ग्लूटामाइन के अंदर। तो इसीलिए जो ग्लूटामाइन और जो हमारे एस्पार्जिन है वो हमें यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हुए होंगे क्रोमेटोग्राफी के अंदर। तो दो तो हमारे ये अमीनो एसिड हो गए। उसके अलावा जो हमारा ट्रिप्टोफैन होता है ना, ये भी हमारा क्या हो जाता है, ट्रिप्टोफैन जब हम HCl के अंदर 6 NHCl के अंदर अगर हम यहाँ पे इसको यहाँ पे रिएक्ट करवाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, जो इसके अंदर थायोल जो ग्रुप होगा ना वो हमारा क्या होता है, सेंसिटिव होता है एसिडिक के लिए। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये हमारा डिग्रेड हो जाएगा और डिग्रेड होने की वजह से भी ये भी यहाँ पे हमें डिटेक्ट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद इसीलिए जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा ना, ग्लूटामाइन, एस्पार्जिन और ट्रिप्टोफैन, यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, which one of the following is the most effective reducing agent of disulfide bond in protein। जो हमारे जैसे कि हमने पीछे ही बात किया था ना कि जो हमारे STS पेज होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, ये हमारा STS पेज हो गया, तो उसके अंदर हम जो कोवलेंट बॉन्ड या फिर जो हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए जो हम रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करते हैं। ठीक है, तो वे हमारे उनमें जो हमारे डिफरेंट टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट है उनके अंदर सबसे इफेक्टिव जो हमारा
रिड्यूसिंग एजेंट है वो हमें यहाँ पे बताना है कि हमारा कौन सा सबसे इफेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इसके लिए जो हमारे मेजरली जो हमारे सबसे ज्यादा रिड्यूस इफेक्टिव जो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो एक तो हमारा यहाँ पे होता है 2 मरकैप्टो इथेनॉल, ठीक है, और एक हमारा होता है DTT यानी कि डाइथायोल डायोल ट्रायोल, ठीक है। तो इन दोनों को भी अगर हम कंपेयर करके चलते हैं तो जो हमारा DTT होगा ना वो हमारा ज्यादा इफेक्टिव होगा एज कम्पेयर टू 2 मरकैप्टो इथेनॉल। तो अगर हम यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन में 2 मरकैप्टो इथेनॉल दिया हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट हो सकता है अगर हमारा DTT यहाँ पे प्रेजेंट ना हो। लेकिन सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे क्या दे दिया, DTT यहाँ पे दे दिया, ठीक है, DTTरियोल, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे इथेनॉल ट्रायोल, ये हमारा नहीं होगा, इथेनॉल भी नहीं होगा। तो जो हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होता है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है डिजिटलिस इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बिकॉज, जो हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है उसके अंदर हम डिजिटलिस को यहाँ पे यूज करते हैं। तो डिजिटलिस को हम यहाँ पे यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जो डिजिटलिस होता है ना वो क्या करेगा, जो कॉन्ट्रैक्शन फोर्स है, जो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन फोर्स है उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है, जिससे कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो वापस से नॉर्मल हमारा हो सकता है। तो ये हमारा क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन फोर्स को हमारे यहाँ पे इनहेंस करेगा। तो यही हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इट कैन डिजोल्व द क्लोट टू रिलीज कंजेशन, ये नहीं होगा। इट कैन इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द हार्ट चैम्बर, ये भी नहीं होगा। इट कैन इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है प्रोक्सिसोम आर डिफरेंट फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट मेनली बिकॉज दे आर, जो हमारा प्रोक्सिसोम है, ठीक है, वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट से हमारा डिफरेंट होता है। किसके बेस पे डिफरेंट होता है वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है, सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। ये हमारा जो प्रोक्सिसोम है ना वो हमारा सिंगल मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहेगा, सिंगल मेम्ब्रेन। और जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट है ये हमारे डबल मेम्ब्रेन से होते हैं। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट ही हो गया, इन्होंने प्रोक्सिसोम के लिए डबल मेम्ब्रेन बोल दिया, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे है सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, बिल्कुल ठीक है। एंड कंटेन जीनोम, प्रोक्सिसोम के पास अपना जीनोम नहीं होता, वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास ही होता है। तो जो प्रोक्सिसोम है उसके पास यहाँ पे कोई भी अपना जीनोम नहीं रहेगा, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, बस इतना ही है, तो इसीलिए यही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि प्रोक्सिसोम हमारा सिंगल मेम्ब्रेन है, ये हमारे डबल मेम्ब्रेन है, तो यही हमारे यहाँ पे हमें दिया हुआ है। इसके अंदर जो सेकंड ऑप्शन है वहां पे हमें एक्स्ट्रा पॉइंट क्या दिया हुआ था, जीनोम वाला, जो कि इनकरेक्ट भी था। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे है नोट द मेजर साइट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन, ये तो हमारी प्रोक्सिसोम की मेजर यूटिलाइजेशन साइट ये रहेगी, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट। तो जो हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कॉपी नंबर वेरिएशन सिग्निफाई, जो हमारा CNV यानी कि कॉपी नंबर वेरिएशन है वो हमारा किसको सिग्निफाई कर रहा है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो कॉपी नंबर वेरिएशन हमारा क्या होता है, जैसे कि हमारा जो जीनोम होगा ना, जीनोम के अंदर क्या होता है कि कुछ हमारे सीक्वेंसेस होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में हमारे वो रिपीट हो सकते हैं। तो जो हमारे ये बार बार रिपीट जो हमारे यहाँ पे हो रहे हैं ना सीक्वेंसेस, ठीक है, अगर इनका साइज हमारे यहाँ पे 1 KB से ज्यादा रहता है, ठीक है, तो वो हमारा क्या किस में आ जाएंगे, कॉपी नंबर वेरिएशन के अंदर, कि कितने हमारे यहाँ पे इस टाइप के सीक्वेंस हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है जीनोम के अंदर, वही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉपी नंबर वेरिएशन। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ए शॉर्ट 1 to 4 न्यूक्लियोटाइड हाईली पॉलीमॉर्फिक DNA सीक्वेंसेस वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द जीनोम, जो हमारे जीनोम के अंदर जो हमारे ये जो शॉर्ट फ्रेगमेंट्स है वो हमारे बार बार अगर रिपीट हो रहे हो, तो वो इन्होंने क्या बोला है कि वही हमारे यहाँ पे कॉपी नंबर वेरिएशन होगी। देखो ये चीजें तो ठीक है, बट यहाँ पे जो इन्होंने जो सीक्वेंस का साइज दे दिया ना वो हमारा बहुत ही कम यहाँ पे दे दिया, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सम ऑफ द क्रोमोसोम, नहीं ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। DNA सेगमेंट मोर देन 1 KB रिपीटेड मल्टीपल टाइम इन द जीनोम, बस यही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है सीरीज ऑफ शॉर्ट टैंडम रिपीट सीक्वेंसेज 10 to 100 न्यूक्लियोटाइड अकरिंग फ्रीक्वेंटली इन द जीनोम, ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। जो हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होता है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है विच वन ऑफ द अमंग फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इनहेंसर, जो हमारे इनहेंसर होते हैं उसमें से कौन से हमारे यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो इसकी इनहेंसर की प्रॉपर्टी नहीं है, वो हमें यहाँ पे बताना है। जो हमारे इनहेंसर होते हैं ये हमारे क्या करते हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन होती है उसकी एफिशिएंसी को यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस के लिए बात करें तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, इट इज ए कंजर्व्ड इन इवोल्यूशन। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारे इनहेंसर है वो हमारे यहाँ पे इवोल्यूशन के थ्रू हमारे कंजर्व रह जाएंगे, ऐसा नहीं है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, ठीक है। कुछ हमारे ऐसे बहुत ही कम रेयर हमारे यहाँ पे इनहेंसर हो सकते हैं जिनकी जो सीक्वेंसेज है वो हमारे यहाँ पे मेंटेन रहा होगा, ठीक है। लेकिन मोस्टली अगर हम यहाँ पे केसेस की बात करें तो वो हमारे कंजर्व यहाँ पे नहीं रहते, उनके फंक्शन हमारे यहाँ पे कंजर्व हो सकते हैं लेकिन उनका जो सीक्वेंसेस वगैरह है वो हमारे यहाँ पे कंजर्व नहीं रहते। तो
तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट ही ऑप्शन दिया हुआ है वो हमारे यहाँ पे इसकी करेक्टरिस्टिक्स में नहीं आएगा, तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। सॉरी, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन में आएगा। वैसे ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन हमें इनकरेक्ट को ही सिलेक्ट करना था, तो इसलिए ये हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी अगर हम यहाँ पे देखें, इट इज ट्रांसक्रिप्ट टू फॉर्म इनहेंसर आरएनए, बिल्कुल ठीक है। हमारा जो इनहेंसर है ना, वो कई बार हमारा क्या करता है, इनहेंसर आरएनए की यहाँ पे फॉर्मेशन कर देगा, तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे इट इज फंक्शन इन इट्स फंक्शन इज इंडिपेंडेंट टू इट्स लोकेशन इन द जीनोम, बिल्कुल करेक्ट है। इसकी लोकेशन के ऊपर कोई यहाँ पे इसका फंक्शन डिपेंड नहीं रहता। कई बार ये जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन जो जीन है जिसकी इनहेंसिंग इसको करनी है, उसके बहुत दूर भी हो सकता है, उसके बिल्कुल पास भी हो सकता है, तो इसके लोकेशन के ऊपर जो इसका फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट रहेगा। इट्स फंक्शन इज इंडिपेंडेंट टू ऑफ इट्स ओरिएंटेशन इन द जीनोम, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ओरिएंटेशन का भी, ये ओरिएंटेशन के ऊपर भी इसका जो फंक्शन है वो डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो जो इनकरेक्ट यानी कि जो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा वो हमारा कौन सा है, फर्स्ट, और उसी को हमें सिलेक्ट करना था, तो इसलिए यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन में आएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है द एंजाइम दैट प्ले ए की रोल इन द ग्लूकोज होम्योस्टेसिस इज, जो ग्लूकोज होम्योस्टेसिस होता है उसके अंदर हमारा कौन सा एंजाइम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो वो हमारा कौन सा होता है, ग्लूकोकाइनेज। जो ग्लूकोकाइनेज होता है ना, ये हमारा क्या होता है, एक तरीके का हेक्सोकाइनेज होगा, और जो कि हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, लिवर वगैरह के अंदर, ठीक है। वहाँ पे क्या करता है, जो ग्लूकोज है उसके मेटाबॉलिज्म के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या आएगा, जो थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है प्रोकार्योटिक राइबोसोम बाइंड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जो प्रोकार्योटिक राइबोसोम है वो एमआरएनए के किस सीक्वेंस के साथ हमारा बाइंड होता है, वो हमें यहाँ पे बताना है। जैसे कि हमें पता है कि जब ट्रांसलेशन होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि ये हमारे यहाँ पे जो शॉर्ट राइबोसोमल सब यूनिट हो गई, ठीक है, और ये लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट हो गई, ये शॉर्ट राइबोसोमल सब यूनिट हो गई, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पे शॉर्ट राइबोसोमल सब यूनिट होती है, ये हमारी क्या करती है, ये हमारी एमआरएनए के साथ बाइंड होगी, तो ये हमें यहाँ पे बताना है कि एमआरएनए के किस सीक्वेंस के साथ या फिर किस रीजन के साथ जो हमारा राइबोसोम है वो हमारा बाइंड होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमें क्या दिया है, कोजेक सीक्वेंस। जो कोजेक सीक्वेंस है ना, ये हमारा कहाँ पे होता है, यूकारियोट्स के अंदर होगा, ठीक है। ये हमारा राइबोसोमल बाइंडिंग के अंदर जरूर हेल्प करेगा, लेकिन ये हमारा कहाँ पे मिलता है, हमें यूकारियोट्स के अंदर, तो ये तो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है ओआरआई सीक्वेंस। जो ओआरआई सीक्वेंस होते हैं ना, ये हमारे किसके लिए हेल्प करते हैं, रेप्लिकेशन इनिशिएशन के अंदर। जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है ना, वो हमारी कौन सी होती है, ओआरआई, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेप्लिकेशन के लिए, तो इसलिए ये भी हमारा इनकरेक्ट। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है प्रोमोटर सीक्वेंस। प्रोमोटर सीक्वेंस हमारे किसके लिए यूज होंगे, ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ठीक है। तो ये भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है साइन डेलगैर्नो सीक्वेंस, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। जो साइन डेलगैर्नो सीक्वेंस होता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, राइबोसोमल बाइंडिंग सीक्वेंस भी बोलते हैं। तो नाम से हमें पता चल रहा है राइबोसोमल बाइंडिंग सीक्वेंस, यानी कि राइबोसोमल के साथ बाइंड होगी, तो इसलिए जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। और ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, प्रोकार्योट्स के अंदर, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, which one of the following component of an enveloped virus particle is not encoded by the viral genome। जो वायरल जीनोम है, ठीक है, उसका जो एनवेलप होता है उसका कौन सा पार्ट जो वायरल जीनोम है वो इनकोड नहीं करता, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो जो वायरल इन्वेलप की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो वायरस जो पार्टिकल होगा, तो जो लिपिड्स होते हैं ना, ठीक है, इन्वेलप के अंदर जो लिपिड्स यहाँ पे यूज होते हैं वो वायरल जीनोम कोड नहीं करता, ठीक है। यानी कि जो लिपिड्स होंगे वही हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है ऑप्शन के अंदर। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्या देगा, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है ना, उनको तो वायरल जीनोम ही कोड करेगा। जो एनवेलप है, एनवेलप के अंदर अगर हमारे प्रोटीन्स भी वहां पे प्रेजेंट है, तो उनको तो कौन करेगा, वायरल जीनोम ही कोड करेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे है एनवेलप लिपिड्स, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है नॉन स्ट्रक्चरल जीरो प्रोटीन, ये भी नहीं होगा। कैप्सिड प्रोटीन, ये भी नहीं होगा। तो जो सेकंड ऑप्शन होता है वही हमारे यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ए डीएनए बेस चेंज इन म्यूटेशन आर मैक्सिमम इफ द बेस चेंजेस इज लोकेटेड इन द। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जो हमारा, अगर हम डीएनए बेस को यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, ठीक है, और उस म्यूटेशन की वजह से जो हमारा सबसे ज्यादा जो हमें यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज हमें देखने को मिलता है, वो हमारा कब देखने को मिलेगा, उसके लिए यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन हमें प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पे हमें जैसे कि फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन ऑफ ए कोडोन। जो हमारा कोडोन है, जैसे कि यहाँ पे हम बात करें, ये हमारा कोडोन हो जाता है CUU, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसके सेकंड, फर्स्ट और सेकंड अगर हम यहाँ पे बेस को चेंज कर देते हैं, तो उसकी वजह से हमारा मैक्सिमम यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलेंगे, वो मैं यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है फर्स्ट ऑप्शन के अंदर। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे स्टेटमेंट होता है
क्योंकि अगर हम यहाँ पे फर्स्ट अमीनो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट बेस को चेंज कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, यू कर दिया, यहाँ पे यूरासिल कर देते हैं, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा अमीनो एसिड कोड होना है वो हमारा चेंज हो गया बिल्कुल। ठीक है, अगर हम सेकंड को भी यहाँ पे चेंज करते हैं तो भी हमारा ये चेंज हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हम कर देते हैं सी सी यू कर देते हैं। ठीक है, तो सी सी यू से हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे सी सी यू, ये हमारा किस में हो जाएगा, प्रोलिन के अंदर। ठीक है, तो ये तो हमारा बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे, इन्होंने फर्स्ट और सेकंड के लिए बोला, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे होता है, तो यही हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। बाकी अगर हम यहाँ पे बात करें मिडिल ऑफ एन इंट्रॉन, अगर हम यहाँ पे इंट्रॉन के अंदर अगर कोई चेंज कर रहे हैं तो उससे तो हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इंट्रॉन को तो हम वैसे भी रिमूव कर रहे हैं स्प्लाइसिंग के थ्रू। रिपीटेड डीएनए एलिमेंट, तो ये भी हमारा ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है थर्ड पोजीशन ऑफ ए कोडोन। अगर हम यहाँ पे कोडोन की थर्ड पोजीशन को अगर हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारा ज्यादा इफेक्ट यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, इसी को यहाँ पे हम लेके चलते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, सी यू यू था। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, थर्ड को चेंज कर दिया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सी यू सी का अगर हम यहाँ पे देख कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो अमीनो एसिड कोड होगा वो हमारा सेम ही रहेगा। ऐसा हर एक के लिए हमारा यहाँ पे नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि हर एक के अंदर हमारा सिमिलर यहीं पे देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम ट्रिपल यू है और हम यहाँ पे यू की जगह अगर हम जी कर देते हैं तो यू यू जी बन गया, तो यहाँ पे हमारा जो अमीनो एसिड है ना वो हमारा चेंज यहाँ पे जरूर हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस के अंदर या फिर नॉर्मली अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो हमारा वहाँ पे ज्यादा इफेक्ट नहीं देखने को मिलता उसका। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा उसी की वजह से हमारा सबसे ज्यादा यहाँ पे हमें इफेक्ट देखने को मिलता है, तो इस वही हमारे यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन भी होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है द टेलोमेरेज एंजाइम इज ए, जो हमारा टेलोमेरेज एंजाइम होता है वो हमारा कौन सी एक्टिविटी शो करता है वो मैं यहाँ पे बताना है। तो टेलोमेरेज हमारा क्या करता है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे डीएनए हो गया, तो डीएनए जब एंड के ऊपर हम रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं तो वहां पे हमारा क्या होता है, वहां पे हमारी एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम कॉज हो जाती है। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल में अगर स्टडी करना हो तो आप हमारे जो मोलिकुलर बायोलॉजी के जो हमारे लेक्चर्स है रेप्लिकेशन से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे अपने इस टॉपिक को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एक सिंपली बता देते हैं कि जो हमारी एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम होती है ना, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो हमारे ओवरहैंग है ना डीएनए, इसकी रेप्लिकेशन हम वहाँ पे नहीं कर पाते, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम टेलोमरेज एंजाइम को यूज करेंगे, और ये क्या करेगा, इसके अंदर जो हमारा टेलोमरेज है ना, इसके अंदर हमारे खुद के आरएनए सीक्वेंसेज होते हैं, इनको यूज करके ये क्या करेगा, डीएनए के यहाँ पे फॉर्मेशन करवा देता है। तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और जो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो हमारी एक्टिविटी होती है, ये हमारी क्या होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज टाइप की, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये क्या कर रहा है, आरएनए टू डीएनए की तो फॉर्मेशन कर रहा है, जो कि हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी होता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है थ्रू आउट डीएनए एंड आरएनए और न्यूक्लिक एसिड isolating RNA in laboratory require extreme precaution and preparation than isolating DNA. This could be because जो हमारे डीएनए और आरएनए दोनों ही हमारे न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन अगर हम आरएनए को यहाँ पे आइसोलेट कर रहे हैं लेबोरेटरी के अंदर, तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा प्रिकॉशन और बहुत ज्यादा प्री प्रिपरेशन की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है। वो हमें यहाँ पे बताना है कि वो क्यों हमें यहाँ पे इतनी ज्यादा प्रिकॉशन और प्रिपरेशन की हमें जरूरत पड़ती है। तो वो नॉर्मल हमारा इसके लिए जो रीजन रहता है वो क्या होगा कि जो हमारा आरएनए होता है, ठीक है, वो हमारा क्या हो सकता है, वो हमारा हाईली प्रोन होता है हाइड्रोलिसिस के थ्रू। क्यों होगा, क्योंकि जो हमारे आरएनए होते हैं ना उसके अंदर हमारा जो शुगर होगा, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे आरएनए की अगर हम यहाँ पे बात करें, और ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, डीएनए हो गया। ठीक है, तो डीएनए के अंदर जो हमारा ये हमारा डीएनए है, डीएनए के अंदर हमारा जो शुगर होगा वो हमारा कौन सा होगा, डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज का मतलब क्या होगा कि जो हमारी सेकंड, जो हमारी यहाँ पे पोजीशन होती है सेकंड कार्बन, इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो OH यहाँ पे, जैसे कि अगर हम यहाँ पे आरएनए की बात करें तो ये हमारा यहाँ पे सेकंड और थर्ड पोजीशन है। तो आरएनए के अंदर तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे OH हमारा प्रेजेंट होगा सेकंड पोजीशन के ऊपर, सेकंड प्राइम के ऊपर। ठीक है, लेकिन जो डीएनए है ना, यहाँ से हम क्या कर देते हैं, O को हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे हमारा सिंपली क्या हमें देखने को मिलता है, H हमें देखने को मिलेगा। ये हमारा क्या होता है, राइबोज। ये हमारा क्या हो गया, डीऑक्सीराइबोज, यानी कि जो सेकंड इसकी पोजीशन है वहां से हमने क्या किया, ऑक्सीजन को यहाँ पे रिमूव कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सी यानी कि हमने क्या किया, ऑक्सी को यहाँ पे, ऑक्सीजन को यहाँ पे हमने रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे हमें सिर्फ हाइड्रोजन देखने को मिलेगा सेकंड प्राइम पे, और यहाँ पे हमें OH देखने को मिलता है, और इस OH की वजह से ये हमारा क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होगा। इसकी हाइड्रोलिसिस क्या होगी, ज्यादा चांसेस यहाँ पे रहेंगे इसकी हाइड्रोलिसिस के, और इसीलिए इसकी आइसोलेशन के लिए हमें ज्यादा यहाँ पे प्रिकॉशन और प्रिपरेशन की हमें जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन की बात करें, आरएनए इज मोर प्रोन टू हाइड्रोलिसिस देन डीएनए, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। क्यों होता है ये, क्योंकि इसके ऊपर सेकंड प्राइम के ऊपर OH प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है आरएनए स्मॉलर इन साइज, नहीं ऐसा नहीं है। आरएनए मॉलिक्यूल टेंड टू फॉर्म आरएनए आरएनए हाइब्रिड, ऐसा भी नहीं है। देयर इज लेसर आरएनए कंटेंट पर सेल देन डीएनए, ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। तो जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होता है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा।
नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है टाइप 2p रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस विल ऑलवेज। जो हमारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उसके हमारे डिफरेंट टाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। और उसके अंदर अगर हम यहाँ पे टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 के भी हमारे दो टाइप होते हैं, एक हमारा टाइप 2p होगा, एक हमारा टाइप 2s होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो टाइप 2 और टाइप s। ठीक है, तो जो हमारा टाइप 2p जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उसके लिए मैं यहाँ पे डिफरेंट स्टेटमेंट दी हुई है और उसमें से यहाँ पे मैं करेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट क्या दिया हुआ है, क्लीव आउटसाइड द रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। ये जो हमारी स्टेटमेंट है ना वो हमारी टाइप 2s के लिए हमारी करेक्ट हो सकती है। जैसे कि इसने क्या किया, इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये हमारी यहाँ पे क्या है, रिकॉग्निशन साइट है इसकी, और रिकॉग्निशन साइट के ये क्या करता है, आउटसाइड यहाँ पे कट करेगा। जबकि जो हमारा टाइप 2p है जो कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है वो हमारा क्या करेगा, रिकॉग्निशन साइट के अंदर यहाँ पे हमारा कट इंट्रोड्यूस करेगा। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे जनरेट ब्लंट एंड, टाइप 2p यहाँ पे स्टिकी एंड को प्रोड्यूस करता है ना कि ब्लंट एंड को, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट। रिकॉग्नाइज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि ये क्या करता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेगा, GAA TTC। ठीक है, तो ये हमारा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, तो ये तो हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। और करेक्ट होने से यहाँ पे सिलेक्ट करना था, तो थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। अगर हम यहाँ पे टाइप 2s के लिए बात करें ना तो ये हमारा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो GAA GAC, यहाँ पे GAC हो गया, GAA आना चाहिए था ना यहाँ पे, तो ये हमारे यहाँ पे क्या पैलिंड्रोमिक नहीं रहेगा। और ये क्या करेगा, इसके आउटसाइड यहाँ पे कट इंट्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट यहाँ पे है बाइंड टू डबल स्टैंडर्ड RNA, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, ये DNA को यहाँ पे बाइंड करेगा, कट करेगा मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज द रीजन आर। यहाँ पे मैं दो स्टेटमेंट दी हुई है, एक हमारे यहाँ पे असर्शन है, एक हमारा रीजन है, और उसके अंदर क्या हमें क्या करना है, जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे आंसर होगा वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या दिया हुआ है, असर्शन हमें दिया हुआ है आयनाइजिंग रेडिएशन कैन कोज डैमेज टू द DNA, बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारी रेडिएशन होगी आयनाइजिंग रेडिएशन वो हमारी क्या करेंगे, DNA को हमारे यहाँ पे डैमेज करेंगी। और वो किसके थ्रू करती है, ये हमारे यहाँ पे फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन करते हैं, और वो फ्री रेडिकल क्या करेंगे, जो DNA स्ट्रक्चर होगी उसको वहाँ पे डिस्टोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा असर्शन है वो तो हमारे यहाँ पे करेक्ट है। और इसका रीजन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आयनाइजिंग रेडिएशन जनरेट फ्री रेडिकल, बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारे रेडिएशन होंगे वो क्या करेंगे, फ्री रेडिकल को जनरेट करेंगे, और वही हमारे क्या करेंगे, DNA के स्ट्रक्चर को वहाँ पे डिस्टोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो जो हमारे असर्शन और जो रीजन है दोनों ही हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के देखते हैं, बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द A, ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, लाइसोसोमल ल्यूमन इज मेंटेन्ड एट एन एसिडिक पीएच बाय। जो लाइसोसोमल ल्यूमन होता है, जैसे कि ये यहाँ पे लाइसोसोम हो गया, इसका जो ल्यूमन यहाँ पे होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, एसिडिक पीएच का यहाँ पे होता है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो ये एसिडिक पीएच है ना वो किस तरीके से यहाँ पे मेंटेन रह पाता है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होते हैं H पॉजिटिव ATPH, जो ये ATPH जो पंप होते हैं ये क्या करेंगे, ये हमारे जो लाइसोसोम्स होंगे ना इनके अंदर प्रोटॉन्स को यहाँ पे अंदर ट्रांसफर करते रहेंगे, जिसके अंदर क्या होगा कि जहाँ पे जो प्रोटॉन कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इनके इंक्रीज होने से क्या होगा, जो पीएच है वो हमारे यहाँ पे डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होने से क्या होगा, जो पीएच होगा वो हमारा कम हो जाएगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, एसिडिक पीएच। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, जो हमारे HTPH होंगे ये हमारे क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोटॉन को अंदर की ओर ट्रांसफर करेंगे लाइसोसोम ल्यूमन के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को बात करें, डी नोवो जनरेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इन द लाइसोसोम, नहीं ऐसा नहीं होता, अपने आप थोड़ी ना जनरेट हो जाएंगे। HTAPH दैट पंप प्रोटॉन आयन इनटू द लाइसोसोम, ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे HTAPH दैट पंप H पॉजिटिव आउट ऑफ द लाइसोसोम, नहीं बाहर नहीं निकाल रहे, उसको अंदर की ओर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो सेकंड ऑप्शन है अभी तक वही हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे है स्पेशलाइज्ड ल्यूमन प्रोटीन दैट लोअर द पीएच, नहीं ऐसा कुछ यहाँ पे हमारे प्रोटीन ऐसे नहीं होंगे जो कि पीएच को यहाँ पे कम कर रहे हो। तो जो हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होता है वही हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद आज का हमारे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आता है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज ए न्यूक्लिएज। यहाँ पे मैं डिफरेंट एंजाइम दिए हुए हैं, उसमें से मैं बताना है कि कौन सा हमारा एंजाइम एक न्यूक्लिएज यहाँ पे होगा। तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डीएनएज, यही हमारा एक न्यूक्लिएज होता है। डीएनएज क्या करता है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे डीएनए हो गया, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, सिंगल स्टैंड भी हो सकता है। तो ये हमारा क्या करता है, डीएनएज ये हमारा रैंडमली यहाँ पे इनको शॉर्ट फ्रेगमेंट के अंदर हमारा कट कर देता है, जो हमारे यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होंगे उनको वहाँ पे कट कर देता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक न्यूक्लिएज एंजाइम हो गया, तो यही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हेलिकेज, हेलिकेज क्या करता है, जो हमारा डीएनए होगा उसको डीनेचर करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे है लाइगेज, लाइगेज क्या करेगा, जो हमारे कट इंट्रोड्यूस हो जाते हैं डीएनए के अंदर उनको वहाँ पे ज्वाइंट कर देगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे पॉलीमरेज, पॉलीमरेज क्या करेगा, पॉलीमरेज हमारा डीएनए की सिंथेसिस भी कर सकता है और आरएनए की भी सिंथेसिस कर सकता है।
तो ये न्यूक्लियस तो नहीं होगा। तो जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और डीबीटी, बेट जेआरएफ और उसके अलावा सीएसआईआर, नेट जेआरएफ, गेट लाइफ साइंस से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।